हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल टर्म्स तो आप समझते हैं और कई बार सुना हुआ है, लेकिन बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखना चाहते हैं तो डिक्शनरी में क्या कहा जाता है कि डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया। डेरिवेटिव मतलब समथिंग ड्राइव्ड, कोई भी चीज़ जो ड्राइव की गई है वो डेरिवेटिव है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम स्टडीज़ करते हैं, लाइक ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि ऑडिटिंग टर्म कहाँ से आया, ऑडिटिंग ड्राइव किया गया ऑडायर से, है ना। इसी तरह बैंक टर्म कहाँ से आया, बैंकों से आया। तो हमने देखा कि कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं से लाई गई है, ड्राइव की गई है ना। वो जहाँ से ड्राइव की गई होती है वो हम आपको बताते हैं कि ये लैटिन से है, ये फ्रेंच से है, ये यहाँ से ड्राइव किया गया है। तो जब बात डेरिवेटिव की आती है तो डेरिवेटिव में क्या बोला गया, कोई भी चीज़ जो ड्राइव की जा रही है, कहीं से लाई जा रही है, वो क्या कहलाती है, डेरिवेटिव कहलाती है, राइट। तो ये जो टर्म्स था ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, मैथमेटिक्स में ओरिजिनेट किया गया था। और वहाँ पे क्या मतलब निकला गया, वहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया जाता था, तो इट रिफर्स टू अ वेरिएबल दैट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर वेरिएबल। तो वहाँ पे डेरिवेटिव को कैसे यूज़ किया गया कि जब किसी भी वेरिएबल से किसी दूसरे एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल ड्राइव किया जा रहा हो, उससे निकाला जा रहा हो, तो उसको हम क्या रेफर करते थे कि ये डेरिवेटिव है, कि मतलब इस वेरिएबल से या इस पर्टिकुलर चीज़ से ये चीज़ निकल के सामने आई, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मिल्क है, तो मिल्क से हमने पनीर ड्राइव किया। मिल्क एक वेरिएबल हो गया, पनीर एक वेरिएबल हो गया। तो एक वेरिएबल से मैंने दूसरा वेरिएबल ड्राइव किया, तो मिल्क से मैंने पनीर ड्राइव किया, तो क्या हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। पनीर क्या हो गया, डेरिवेटिव। इसी तरह मैंने बटर ड्राइव किया तो बटर क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जो ड्राइव की जा रही होती है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जब हम ड्राइव करते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को, तो उसको डेरिवेटिव कहते थे। कहाँ पे, मैथमेटिक्स में। अब यही चीज़ आगे यूज़ की जाने लगी फाइनेंस में भी। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर ये डेरिवेटिव का एग्जांपल लेने की बात करते हैं, तो वो कैसे हो गया। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेज़र किया है, तो हम ईजिली उसको सेल्सियस में ड्राइव कर सकते हैं, है ना। अब आपको अगर कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और आप उसको सेल्सियस में पता करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, तो आप आराम से उसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप फ़ारेनहाइट, उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, फ़ारेनहाइट में जो भी आपने मेज़र किया, जो टेम्परेचर आपका आया हुआ है, उसमें से 32 लेस कर देते हैं, और जो हमारा रिजल्ट होता है उसको मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9 कर देते हैं, और फिर हमारा आउटकम जो आता है वो क्या वो किस में आ जाता है, सेल्सियस में आ जाता है। तो हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट से हमने सेल्सियस को ड्राइव कर लिया, तो वो क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब क्या निकला कि समथिंग दैट इज ड्राइव्ड, दैट इज डेरिवेटिव। तो अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या हो गया, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव को कहा गया कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडीड किया गया कहाँ से, फाइनेंशियल मार्केट से। तो हम फाइनेंशियल मार्केट से जो भी चीज़ें ड्राइव करके लेके आए, है ना, इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, वो क्या कहला ले, वो क्या हो गई आपकी फाइनेंशियल डेरिवेटिव हो गई। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जब हम और अच्छे से क्लियर करते हैं तो क्या क्या क्लियरिटी हमारे सामने आई कि ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। कैसा इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, पहले हमने इंडियन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब में बहुत सारी स्टडीज़ की हुई है, और वहाँ पे हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे इंडियन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि बिल हो गया है, FD हो गई, है ना, और आपका ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये सब क्या थे, कमर्शियल पेपर्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, ये सब क्या होते थे, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ के, मनी मार्केट के होते थे। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव की। ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जो नेचर तो आपका उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के होते थे, वही नेचर क्या होगा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का भी होने वाला है। तो ये एक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इसमें ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होगी, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, तो विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द बेसिक्स वेरिएबल्स कॉल्ड बेसिस। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बेस की वैल्यू होगी। मतलब ये जहाँ से ड्राइव किया गया होगा, जो मेन वेरिएबल होगा, जहाँ से ये लाया गया है,
उसकी जो वैल्यू होगी वही इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी, है ना। तो बेस की जो वैल्यू होगी, मतलब जहाँ से ये लाया गया होगा उसकी वैल्यू ही इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी, जिसको हमने बेसिस बोला है, बेसिक्स वेरिएबल की, जहाँ से लाया गया। तो बेसिस में भी अंडरलाइंग एसेट्स, इंडेक्स और रेफरेंस रेट कुछ भी हो सकता है। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कहीं से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी जो भी एसेट्स इसके अंदर, जैसे बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अंडरलाइंग एसेट्स मतलब जो भी एसेट्स है जिससे ये लाया गया होगा, जिसके लिए ये ड्राइव किया गया होगा, वो सब कुछ क्या कहलाएंगे, बेस कहलाते हैं। वहाँ उसकी जो वैल्यू होगी वही इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी। एक नॉर्मली समझिए, अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो क्लैरिटी के लिए समझिए कि अगर मैंने कहा कि मिल्क से मैंने पनीर ड्राइव किया, तो अब ये क्या कहता है कि पनीर ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पनीर ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो जहाँ से ड्राइव किया, जो बेसिक वेरिएबल है जहाँ से ये ड्राइव किया गया, उसकी वैल्यू ही इस पनीर की वैल्यू होगी। तो अगर मिल्क की वैल्यू 200 है तो पनीर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि ये जो पनीर ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यू इसके बेस से आएगी, जहाँ से ये लाया गया। अंडरलाइंग एसेट्स लाया कहाँ से गया, मिल्क से लाया गया, तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया, मिल्क। तो जो इसी मिल्क को हम क्या बोलेंगे, मेन वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, या हम इसको बेस बोलेंगे, या हम इसको अंडरलाइंग एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ से ड्राइव किया गया, इस एसेट से ड्राइव किया गया। क्लियर है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही उस ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि जितने भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होंगे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, और इन डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू की बात कहेंगे तो ये वैल्यू जहाँ से लाए गए हैं, जिस चीज़ से ड्राइव किए गए होंगे, उसी की वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया गोल्ड पे, तो देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि गोल्ड पे किया गया, तो ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअल कहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस पे हुआ, गोल्ड पे हुआ। तो जो बेस हो गया, जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो मेन वेरिएबल हो गया, जो अंडरलाइंग एसेट्स हुआ, वो क्या हो गया, गोल्ड। तो जो इसकी पूरी वैल्यू निकल के आएगी इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की, वो किस पे निकल के आएगी, गोल्ड पे निकल के आएगी। दैट इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन के लिए क्या कहा गया है। तो द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया, SCRA एक्ट ने डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया। अभी तक हमने लिटरल मीनिंग देखी थी, है ना, डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से मैंने डेरिवेटिव की मीनिंग समझी थी, पर अब SCRA ने डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इंक्लूड्स, डेरिवेटिव क्या होता है ये चीज़ तो नहीं उन्होंने एक्सप्लेन की, पर डेरिवेटिव में क्या क्या इंक्लूड है, किसको हम डेरिवेटिव बोलने वाले हैं, इन चीज़ों को मिला के हम डेरिवेटिव बोल देंगे। तो इन्होंने डेरिवेटिव इंक्लूड्स दिया, उसमें इन्होंने क्या कहा, डेरिवेटिव में क्या क्या आता है। पहली चीज़, वो सिक्योरिटीज़ जो ड्राइव की जा रही होंगी किसी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से, है ना, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कोई भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो गई, या कोई शेयर हो गया, या कोई लोन हो गया, है ना, इन सब की सिक्योरिटीज़, इन सब से, चाहे वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, चाहे कोई शेयर है, चाहे लोन है, अगर कोई उससे सिक्योरिटी ड्राइव की गई है तो वो सिक्योरिटी डेरिवेटिव में आएगी, है ना। अब इन्होंने क्या आगे समझाया कि अगर कोई लोन है, तो लोन होने का क्या मतलब हो गया, लोन चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, उससे मतलब नहीं है। देखिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की जब आप बात करते हैं, तो जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया, अब 5 लाख का लोन बैंक से मैंने लिया, अब उस 5 लाख के लोन के लिए मैंने 6 लाख की FD रख दी, तो ये 5 लाख पूरे बैंक के लिए क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गए, क्योंकि अगर 5 लाख का लोन नहीं भी रिपे किया तो 6 लाख की FD मेरे पास है, तोड़ के पैसा मैं ले लूँगी, तो वो सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। वहीं मैंने 5 लाख का लोन लिया और FD नहीं रखी, तो वो कैसा लोन हो गया, अनसिक्योर्ड, सिक्योरिटी नहीं है, अगर डूबा तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो इन्होंने कहा कि लोन चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, उससे मतलब नहीं है। कोई भी रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उससे अगर हमने कोई चीज़ ड्राइव की होगी तो वो भी डेरिवेटिव में आ जाएगा।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिफरेंसेस की बात होती है ना, जिसमें रिस्क की बात होगी, जिसमें अनसर्टेनिटी की बात होगी, उससे अगर कोई सिक्योरिटी बन के आ रही है तो वो भी डेरिवेटिव में इंक्लूड हो जाएगी। या कोई और भी सिक्योरिटी का फॉर्म होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। तो मोटे मोटे कोई भी सिक्योरिटी जो कि ड्राइव हो रही हो किसी भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी शेयर से, किसी भी लोन से, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, कोई भी रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जहाँ पर डिफरेंस अमाउंट इन्वॉल्व हो, या कोई भी और फॉर्म सिक्योरिटी के हों, वो सब क्या कहलाएंगे, या वो सब किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डेरिवेटिव में। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, अ कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़। उन्होंने कहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो भी डेरिवेटिव में इंक्लूड होगा। पर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट की बात इन्होंने कही, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो वैल्यू ड्राइव होगी वो कैसे ड्राइव होगी, उनके प्राइसेस से होगी, या जो भी उसके अंदर सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व है उनकी जो इंडेक्स प्राइस होगी उससे होगी। देखिए, हमने जब बात की डेरिवेटिव की और हमने जब बात की वैल्यू की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट आज 18% का है, कल 12% का हो सकता है, कल परसों 10% का भी हो सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, अगर इस इंटरेस्ट रेट के लिए भी मैंने कोई सिक्योरिटी ड्राइव कर ली, कोई चीज़ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो वो भी डेरिवेटिव कहलाएगा। मतलब डेरिवेटिव का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो आप ड्राइव कर रहे हो कहीं भी। अब अगर मैं आपको क्रक्स में समझाना चाहूँ तो डेरिवेटिव बेसिकली वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी, जब भी कोई चीज़ अनसर्टेन होगी, जहाँ पे आपके पास सर्टेनिटी नहीं है कि यही होने वाला है, आपके पास अनसर्टेनिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब भी कभी भी अनसर्टेनिटी बिजनेस में होती है तो रिस्क अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप सिक्योर नहीं है, आपके पास सर्टेनिटी नहीं है, आप फिक्स। जब सर्टेन हो जाता है तो आप आगे प्लानिंग कर सकते हो, पर कोई चीज़ अनसर्टेन होती है तो प्लान कैसे करोगे। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ भी अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क होगी, उसको ख़त्म करने के लिए कौन आता है, डेरिवेटिव आता है। तो बेसिकली डेरिवेटिव बिजनेस में उस जगह पे इस्तेमाल होता है, उन बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन दोनों को ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ ड्राइव की गई वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो सकती है, वो किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकती है, ये अलग मैटर हो गया है ना। वो SCRA ने कहा वो सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जो भी उसके अंदर अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस या इंडेक्स फॉर्म में जो भी इन्वॉल्व हो, रेट वोट उसकी वैल्यू पे उसको हम ला देंगे, लेकिन वो सब क्या कहलाएगी, वो डेरिवेटिव कहलाएगी। तो ये जो भी हमारी रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को ख़त्म कर रहे होंगे, जिनके बेसिस पे, जिन भी एग्रीमेंट के बेसिस पे, जिन भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम अपने रिस्क को, अपनी अनसर्टेनिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब के सब डेरिवेटिव कहलाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव कैसे आया, कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, एक अलग मैटर है। एक्चुअली फाइनेंशियल डेरिवेटिव कैसे आया, तो मैंने कहा कि रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ख़त्म करने के लिए आया। एक ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी चीज़ से ड्राइव किया जा रहा है, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, एक फार्मर को लिया, ठीक है, कंसिडर अ फार्मर। ठीक है, अब वो जब कॉर्न को क्रॉप करता है, उसकी क्रॉपिंग कर रहा है, और जब 3 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी, मतलब मैंने उसकी फसल लगाई और 3 महीने बाद मैं उसकी कटाई करूँगी, हार्वेस्टिंग करूँगी। तो जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसके बाद ही तो वो सेल होगा। अब फार्मर के लिए इनकम क्या होगी, जब उसकी फसल मार्केट में सेल हो जाए, जो पैसा आएगा वही उसके लिए बिजनेस हो गई, वही उसकी इनकम हो गई, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, कॉर्न आज लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट आज हो जा रही है फार्मर के लिए, 3 महीने बाद वो फसल तैयार होगी और फिर मार्केट में सेल होगी। पर 3 महीने बाद जब वो कटाई करेगा, जब मार्केट में उसको सेल करने जाएगा, तब मार्केट कैसा है उसको नहीं पता, है ना। उसके पास क्या क्या अनसर्टेनिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। ही इज़ अनश्योर अबाउट द प्राइस ही विल रिसीव एट दैट टाइम। वो अनश्योर किस चीज़ को लेके है कि 3 महीने बाद जब हार्वेस्टिंग होगी और वो मार्केट में उसको सेल करेगा तो उसको क्या प्राइस मिलेगा, वो अनश्योर है, अनसर्टेन है वो प्राइस। विल ही गेट अ बायर, इसके पास और अनसर्टेनिटीज़ क्या है, क्या उस टाइम उसको बायर मिलेंगे। व्हेन ही इज़ इन द मार्केट टू सेल कॉर्न, जब वो उस टाइम मार्केट में सेल करने पहुंचेगा तो क्या उसके पास बायर अवेलेबल होंगे, और अगर अवेलेबल होंगे तो वो क्या प्राइस देंगे मार्केट में। 3 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, ये सब क्या है, अनसर्टेन है। तो फार्मर को क्या करना चाहिए, चुपचाप आज कॉर्न लगा दिया और बैठ जाए, 3 महीने बाद जो होगा देखा जाएगा।
अब कैसे ऐसे कर सकते हैं? आप करोड़ों की खेती कर रहे हो, है ना? कई एकड़ में आपकी फसल लगी पड़ी है। आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि 3 महीने बाद जो होगा देखा जाएगा? नहीं, आप एक बिज़नेसमैन हो, आप फार्मर हो, आप कई एकड़ में अपना बिज़नेस डाल रखे हो, कई एकड़ में आप फसल लगा रहे हो। तो उस केस में आप इस चीज़ को एक अच्छा बिज़नेस देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों की ऐसी फार्मिंग होती है और बहुत अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा होता है। तो आप कई एकड़ में अगर अपने फसल लगा रखी तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि 3 महीने बाद जो भी मिलेगा, बायर मिला तो ठीक है, जितने भी प्राइस में मिले तो ठीक है, हम दे देंगे, वैसे ही कर देंगे। नहीं, ये अनसर्टेनिटीज़ को आपको कम करना है क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए कर रहे हो? इस फसल के लिए कर रहे हो, इस कॉर्न की क्रॉपिंग के लिए कर रहे हो, है ना? तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गए? ये आपका क्रॉप, ये जो आपकी कॉर्न है, इसकी कॉर्न की फसल है ना, इस कॉर्न की फसल ही आपकी अंडरलाइंग एसेट्स हो गई। इसके लिए आपने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विल एनेबल हिम टू एंटर इनटू अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट टुडे टू सेल अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ कॉर्न ऑफ एन एग्रीड अपॉन क्वालिटी एट अ म्यूचुअल एग्रीड प्राइस एट द टाइम स्पेसिफाइड, इन दिस केस 3 months। तो अनसर्टेनिटी रिमूव्ड। अब समझिएगा इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे क्या कहा। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी? प्राइस अनसर्टेन था, मार्केट में बायर मिलेगा कि नहीं अनसर्टेन था, हम कमा पाएंगे कि नहीं अनसर्टेन था। इसी को ख़त्म करना था। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ने क्या कहा? मैंने आपको क्या क्रक्स में समझाया था कि डेरिवेटिव तो ड्राइव किया गया इंस्ट्रूमेंट है और ये हम ड्राइव कर क्यों रहे हैं? जिससे हम अनसर्टेनिटी और रिस्क को ख़त्म कर सकें। तो बेसिकली हमको यही काम करना है, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है। और आपको एससीआरए ने क्या कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सिक्योरिटी जो कि कहीं से ड्राइव की जा रही हो, जिसकी प्राइसेस कुछ हों, वो सब क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 3 महीने बाद उसकी फसल सेल होगी मार्केट में, 3 महीने बाद वो हार्वेस्टिंग करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब करने वाला है? वो आज। किससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है? भाई जिसको कॉर्न खरीदनी है, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जो कॉर्न का बिज़नेस करती हो, है ना? आप मार्केट में देख रहे हो कॉर्न का बहुत अच्छा खासा बिज़नेस चलता है। तो ऐसी कंपनीज जिनको कॉर्न चाहिए, जो चिप्स कॉर्न के बना रहे होंगे या कॉर्न का वो कॉर्न का अलग अलग कॉर्न की फ्लोर है या कॉर्न का स्टार्च है, अलग अलग जगह पे उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जिनको ये चाहिए, कॉर्न चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैं एक फार्मर थी कॉर्न की और 3 महीने बाद मेरी हार्वेस्टिंग होनी, तो मैंने आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया। किससे? उस कॉर्न की कंपनी से। और उनसे क्या कहा कि मैं 3 महीने बाद आपको इतना कॉर्न अवेलेबल कराने वाली हूँ। मेरी फसल है, मुझे पता है कितना कॉर्न तैयार होगा। इतना एकड़ में मैंने अगर फसल लगाई है तो इस फसल से मेरी कितने कॉर्न तैयार होके आएंगे ये मुझे पता होगा। तो मैंने ऑन एन एवरेज अपना देखा, समझा, उस हिसाब से मैंने क्या कह दिया कि मैं आपको इतनी क्वांटिटी, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 15 कुंटल जो भी होगा, मैं इतनी क्वांटिटी आपको 3 महीने के बाद दूंगी। मैं आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। अब आप और हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आज हमने क्या कहा कि फ़िक्स क्वांटिटी हमारी फ़िक्स हो गई कि इतनी क्वांटिटी मैं आपको दूंगी। साथ ही क्या फ़िक्स करेंगे हम कि ये क्वांटिटी जो आपको चाहिए मैं दूंगी वो किस प्राइस पे देंगे, है ना? तो हमारे बीच में आज ही 3 महीने बाद के हिसाब से, उस फसल के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आज ही प्राइस फ़िक्स हो गई कि हम आपको 3 महीने बाद जब ये क्वांटिटी डिलीवर करेंगे तो कितनी प्राइस पे देंगे। वो प्राइस आज हमने फ़िक्स कर ली, ठीक है? अब उसके बाद क्या हो गया? ये क्वांटिटी, ये क्वालिटी और ये प्राइस, और 3 महीने बाद टाइम भी फिक्स कर लिया। कब देंगे? 3 महीने के बाद देंगे। हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये बताइए कि जो फार्मर की अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई। बायर मिलेगा कि नहीं, बायर तय हो गया हमारा, यही हमारे बायर है। प्राइस क्या देंगे पता नहीं, तो प्राइस भी हमारी फ़िक्स हो गई। 3 महीने बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, प्राइस भी फिक्स हो गई। ये किसके बेसिस पे हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना? क्योंकि इसमें फिनांस में डीलिंग हो गई, यहाँ पे सब फाइनेंशियल चीज़ें हैं। और कैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया? एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया। कल को जो रिस्क होने वाला था वो सब खत्म है। अब ये अलग बात है, ये तो आपके साथ है कि भाई 3 महीने बाद आपको बायर नहीं मिलते, वो मिल गए आपको। प्राइसेस कम ज़्यादा क्या होने वाले थे आपको नहीं पता, आपकी प्राइसेस फिक्स हो गई, आपका काम खत्म। अब ये अलग बात है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर भी अलग होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पर अगर नॉर्मली फाइनेंशियल डेरिवेटिव को समझना तो हम यही है फाइनेंशियल डेरिवेटिव कि हमने आज ही रिस्क अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर लिया। अब वैल्यू क्या होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की?
इसकी इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है ये कॉर्न की जो वैल्यू हमने फिक्स की होगी, अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया, ये कॉर्न हो गया, इसकी जो वैल्यू हमने फिक्स की होगी वही इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। तो यही हो गया आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव। आई होप आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव का सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी विथ मीनिंग, है ना। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए, एक आईटी कंपनी मान लीजिए है और उसको पेमेंट रिसीव होने वाली है डॉलर में 1 महीने बाद, ठीक है। अब उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, रिस्क और अनसर्टेनिटी सोचिए। 1 महीने बाद जब उसको डॉलर में पेमेंट रिसीव होगा तो वो क्या इंश्योर है कि 1 महीने बाद जो रुपीज़ की वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रुपीज़ एंड डॉलर प्राइसेस फ्लैक्चुएट हो रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप देखिए तो हमेशा प्राइसेस फ्लैक्चुएट हो रही होती हैं। अब 1 महीने बाद मुझे जब पैसा रिसीव होगा तो कितना रिसीव होगा हमें नहीं पता, क्योंकि 1 महीने बाद क्या प्राइस रहेगा, या तो हर दिन प्राइस बदल रही है, 1 महीने बाद क्या प्राइस रहेगी हमें पता ही नहीं है। तो वो क्या हो गया, आईटी कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम है, रिस्क इन्वॉल्व हो गया। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, डेरिवेटिव कैन इनेबल दिस कंपनी टू सेल द रिसीवेबल इन यूएस डॉलर टुडे टू लॉक इनटू द प्रिवेलिंग यूएस डॉलर INR रेट फॉर 1 मंथ। अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इनको कैसे हेल्प करेगा, इनका आज ही डेरिवेटिव में ये आज ही कर लेंगे, आज ही फिक्स कर लेंगे कि 1 महीने बाद जो आप मुझे पेमेंट देने वाले हैं वो इतने रुपए के हिसाब से दे देंगे। पर रुपीज़ जो डॉलर का रेट यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, पर डॉलर जो रुपीज़ का रेट होगा वो आज ही फिक्स कर लेंगे ये लोग कि 1 महीने बाद आप $1 इक्वल टू 70 रुपये रहेंगे, चाहे वो 72 हो, चाहे वो 69 हो, मतलब 72 हो, 69 हो, कोई भी रेट हो, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने आज ही फिक्स कर लिया कि 70 पे हम डील करेंगे। 1 महीने बाद जब पेमेंट रिसीव होगी तो $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ के हिसाब से होगी, ये आज ही उन्होंने फिक्स कर लिया। तो अनसर्टेनिटीज़ को और रिस्क को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यही क्या कहलाया, डेरिवेटिव कहलाया, है ना। तो दैट इज डेरिवेटिव। तो वंस अगेन द कंपनी हैज़ मिटिगेट अनसर्टेनिटी, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक ड्राइव टर्म्स है जो हम किसी न किसी वेरिएबल से ड्राइव कर रहे होंगे। आपने देखा यहाँ पे हमने बिजनेस में डॉलर जो हमें पेमेंट करना था, रिसीव करना था, उससे हमने ड्राइव किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज ही चलो रेट रिसीव कर फिक्स कर लेते हैं, तो ये डेराइव्ड हो गया, ये डेरिवेटिव बन गया। अब आज जो रेट फिक्स करके हमने रख दिया किसी पेपर में, वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेन वेरिएबल से ड्राइव कर रहे होते हैं। जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स होता है, वो चाहे बॉन्ड में हो, प्राइस में हो, शेयर हो, कुछ भी हो, इंडेक्स हो, रेट हो, कोई भी हो, उसी की वैल्यू से हम इस डेरिवेटिव की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और बेसिकली ये सिर्फ रिस्क और अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन कमोडिटीज़, करेंसी सब डेरिवेटिव के फॉर्म में आती हैं। सो अगर हम बात कर ले अभी कि इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग एसेट्स जो जनरली आते हैं वो कौन कौन से, जिनके लिए अंडरलाइंग एसेट्स मतलब इसी वेरिएबल से ये ड्राइव किया गया इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो ये अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स आर स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, ये सारे के सारे, या एनी अदर थिंग्स, कुछ और भी हो सकता है। ये सारे जो हैं मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स हैं जिनके लिए डेरिवेटिव का टर्म्स आया है, जिनके लिए डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है। स्टॉक की प्राइसेस होती हैं, बॉन्ड्स वगैरह की वैल्यूज़ का होता है, कमोडिटीज़ में हम डील, जैसे गोल्ड वगैरह में हम डील करें तो कमोडिटीज़ हो गई, इनमें डील कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव का यूज़ कर लेते हैं। करेंसीज जैसे अभी आपने देखा कि डॉलर और रुपीज़ में बिजनेस करना था तो उसके रेट फ्लैक्चुएट करते तो हम करेंसीज में फिक्स कर ले रहे हैं, तो वो भी डेरिवेटिव हो गया। इंटरेस्ट रेट, कल को इंटरेस्ट बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आज ही उसकी प्राइसेस हम फिक्स कर लेते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे काम होगा, तो वो भी डेरिवेटिव हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमन अंडरलाइंग एसेट्स हैं जिसके लिए हम डेरिवेटिव टर्म्स यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स के फीचर्स और इनका रोल और सिग्निफिकेंस क्या है डेरिवेटिव मार्केट में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इन शॉर्ट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू ड्राइव करते हैं उनकी अंडरलाइंग एसेट्स से, और वो एसेट्स कोई भी हो सकता है, वो शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज़ हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी एसेट्स की, जो भी एसेट्स हैं उसके वैल्यू से, जब हम उस एसेट्स की वैल्यू को ड्राइव करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट फ्रेम करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ही क्या कहला रहा है, हमारा डेरिवेटिव कहला रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। देखिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए, ये सारे ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक। अब इनके फीचर्स क्या हैं, इन डेरिवेटिव्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इनकी वैल्यू, इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है वो किससे ड्राइव होती है, उनके अंडरलाइंग एसेट्स से ड्राइव होती है, राइट। अब अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब क्या हो गया, वो कोई भी एसेट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी एसेट्स हैं जिनके लिए ये डेरिवेटिव फ्रेम हुए हैं
उन एसेट्स की प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे ही इन इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है किस पे, इनके एसेट्स की वैल्यू पे। जो भी एसेट्स है उनका जो भी रेट है, जो भी इंडेक्स है, उनकी मूवमेंट्स के बेसिस पे ही ये वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव का, ठीक है। आपको पता होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सभी में मान लीजिए हमने क्रॉप्स के रिगार्डिंग किया तो क्रॉप की जो वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना कि इतने में हम इसको सेल करेंगे या बाय करेंगे इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डेरिवेटिव के उसके एसेट्स की वैल्यू पे, ठीक। दूसरा, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते हैं ना, वो बेसिकली एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में होते हैं, जिसमें जो है उनके टर्म्स कंडीशंस मेंशन होते हैं, लाइक प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, किस डेट पे ट्रांजैक्शंस करना है, ये सारी बातें वहाँ मेंशन होती हैं। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देख लें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को दे दें, ऑप्शन को देख लें, वहाँ पे राइट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कहीं पे भी अगर आप बात करें, जितने भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या फीचर्स हैं इसके डेरिवेटिव्स के, तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है ना वो वैरायटी ऑफ टाइप्स की होती है। कहने का मतलब ये अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकती है, वो कोई सिक्योरिटी हो सकती है, वो कोई कमोडिटीज़ हो सकती है, कमोडिटीज इन द सेंस कोई क्रॉप हो गया, कोई भी एसेट्स हो गया, है ना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव को कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो किस पे डिपेंड करिए, उस एसेट्स पे। और एसेट्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बुलियन हो सकते हैं, करेंसीज होती हैं, लाइव स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे हॉर्स वगैरह हो गए ना, तो लाइव स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, इवन वेदर कंडीशंस भी आपका वो अंडरलाइंग एसेट्स बन सकता है जिसके लिए आपने डेरिवेटिव बनाया हो, आपने इंस्ट्रूमेंट्स फ्रेम किया हो या एग्रीमेंट किया हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये फीचर्स होता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड का होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो भी डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ को एक्सचेंज करना है ना। वो या तो डायरेक्टली हो सकते हैं या किसी न किसी एक्सचेंज मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के मीडियम से हो सकते हैं। तो जब डायरेक्टली होते हैं तो कस्टमाइज चला जाता है, और जब वो किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के थ्रू होते हैं तो हम उसे कस्टमाइज कहते हैं। तो देखिए, जब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शन हो गया, ये एक्सचेंज ट्रेडेड हो गया, है ना। यहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, काउंटर पार्टी रिस्क भी रिड्यूस रहता है। वहीं जो आपका दूसरा होता है वो ओवर द काउंटर होता है, जैसे आपका फॉरवर्ड हो गया, है ना, या फिर आपका स्वैप्स हो गए। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, ये कस्टमाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है वो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, और उनमें मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा एग्रीमेंट करना चाहती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे लिबर्टी उनके पास रहती है, पर हाँ, काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा की अगर हम बात करें, लेवरेजेस की बात करते हैं, तो देखिए जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो लार्ज पोजीशंस ले सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स के रिगार्डिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि डेरिवेटिव्स आपको लेवरेज प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको मार्जिन में काम करना होता है, आपको फुल अमाउंट्स का सेटलमेंट नहीं करना होता है। तो बहुत थोड़े ही मार्जिन से आप पूरी वैल्यू को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि आपने मान लीजिए मैं बात करूं फार्मर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, किसी क्रॉप के रिगार्डिंग आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इस पर्टिकुलर क्रॉप में मुझे इतना चाहिए है और इस प्राइस पे चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने प्राइस डिसाइड कर लिया। अब उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं करने से पहले आपने पहले ही उस चीज़ को सेट ऑफ करने की कोशिश की। तो जब उस पहले ही सेट ऑफ करने की कोशिश की तो प्राइसेस अप एंड डाउन थोड़े बहुत हुए होंगे, जैसे 10 रुपया 5 रुपये से आगे पीछे हुए होंगे, तो आप उस मार्जिन मनी से ट्रेड ऑफ कर लेंगे, पे ऑफ कर लेंगे, ठीक है। जो पूरे अंडरलाइंग एसेट्स था, पूरे क्रॉप की जो वैल्यू थी, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना, उस पैसे में डील नहीं करना है। तो कहीं ना ये मार्जिन की वजह से आपको लेवरेज मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है, ये कई बार डिफर्ड डिलीवरी को भी यूज़ करता है। जैसे क्या हो गया कि डेरिवेटिव्स में ना हम ये कहते हैं कि भाई ये डिफर्ड डिलीवरी का काम है, ये डिफर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप आज बात कर रहे हो, बाद के लिए बात कर रहे हो, तो अभी कुछ नहीं करना है आपको, है ना। आपकी जो आप जो एक्सचेंज करने वाले हो वो भी चीज़ें आपको फ्यूचर में करनी है, बाद में करनी है, एक स्पेसिफिक डेट पे करनी है। पेमेंट भी अगर आपको करना है तो बाद में करना है, या अगर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में हो जहाँ पे आपको पहले ही पे ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पे मार्जिन में डील कर लेते हो। तो कहने का मतलब पेमेंट या डिलीवरी डिफर्ड की जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन लेना अदर एसेट्स के कंपैरिजन में या अदर सिक्योरिटीज़ के कंपैरिजन में ईजी हो जाता है,
ठीक है। इसके अलावा एक बेनिफिट इसका और एक फीचर इसका और है कि एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये डेरिवेटिव ना रिस्क को रिड्यूस करता है, आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस के रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही इसीलिए रहे होते हैं क्योंकि आप रिस्क को मिटिगेट कर सकें, रिस्क को रिड्यूस कर सकें, आप उसको हेज कर सकें। तो आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे सेलर नहीं मिलेगा या फ्यूचर में मुझे बायर नहीं मिलेगा, तो आपको आज अगर मिल रहा है तो आपने फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से आपने कर लिया, या आपने राइट परचेज कर लिया ऑप्शंस के थ्रू। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कुछ फीचर्स हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, रोल एंड सिग्निफिकेंस की, कि डेरिवेटिव्स के क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है उसके फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इसका रोल है या इसका सिग्निफिकेंस है वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्यों? क्योंकि देखिए डेरिवेटिव ना ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप मार्केट को समझें और उसके हिसाब से जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी फ्यूचर प्राइस को आप डिस्कवर कर सकते हैं कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी उनकी कैसी चीज़ें चल रही हैं, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, उसके बेसिस पे ही आप इन एसेट्स की प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये उनकी फ्यूचर प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प कर देता है। जो प्राइस होती है वो बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि ये जो प्राइस आप डिसाइड करते हो वो मार्केट के बेसिस पे ही डिसाइड करते हो। क्लियर है? जैसे आप आज ही डिसाइड कर रहे हो कि 3 महीने के बाद क्या प्राइस होने वाली है, तो आज आप 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद की प्राइस कैसे डिसाइड कर पा रहे हो, क्योंकि आप आज ना मार्केट देख रहे हो, तो मार्केट के हिसाब से आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद का ये सिनेरियो बन सकता है, इसलिए आप उसकी प्राइस आज ही डिसाइड कर रहे हो 3 महीने के बाद के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो ये जो है ना फाइनेंशियल प्राइस डिस्कवरी में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लोअर होती है इसकी, क्योंकि क्या होता है, देखिए जो अंडरलाइंग एसेट्स है ना, अगर आप उसे डायरेक्टली डील करेंगे ना तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है ना, उस स्टोरेज कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर कमोडिटी में आप डील कर रहे हैं सो बेसिकली ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको बियर करने की कॉस्ट है वो बहुत लोअर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या सिग्निफिकेंस है, मार्केट लिक्विडिटी इन्हांसमेंट। देखिए हमको पता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको फुल अमाउंट में जो ट्रेडिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं कि फुल अमाउंट आपको ट्रांजैक्शन करनी है, फुल अमाउंट में आपको सेटलमेंट करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना। मार्जिन जो जैसे जो सेट ऑफ कराना है, जितना एक्सेस प्राइस जा रही है उस हिसाब से हम उसको सेटल कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली क्या होता है कि हमारे पास आप डेली बेसिस पे उसको सेटलमेंट कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में, है ना। आपको उस पर्टिकुलर डेट पे सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या हो जाता है कि जब ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पे ऑफ जो मार्जिन है उससे काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स आते हैं, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स आराम से इस मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एसेस टू इनएसेबल मार्केट। अब ये क्या हो गया, देखिए ये बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव है ना वो कुछ एसेट्स या कुछ मार्केट का आपको एक्सपोजर दे देता है, जो वैसे अगर आप प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर एसेट्स में डील करने जाते, डायरेक्टली डील करने जाते तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल वाली सिनेरियो रहती, क्योंकि ना वो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए कैसे है, ये जो बात मैं कह रही हूँ वो कैसे, जैसे आप इंटरनेशनल इंडिसेस में डील करना चाहते हैं या कोई ऐसे इंटरनेशनल कमोडिटीज़ है जिसको आपको वहाँ से इंपोर्ट करा के फिर मंगा के करना है, तो ऐसे में आपको फिजिकल स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल थोड़ा सा इनएसेसिबल टाइप का चीज़ हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो जाता है। पर वहीं अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एसेट्स नहीं खाली वो उस इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग हो रही है, वो इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट किया जा रहा है, तो उससे आपको ईजी हो जाता है कि आप किसी भी मार्केट में डील कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो उनके एसेट्स हैं उसमें भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव वजह से फ़ायदा मिलता है आपको। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए डेरिवेटिव क्या करता है, आपको हेज करता है। किससे हेज करता है? रिस्क से हेज करता है। जो भी पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं एडवर्स प्राइस मूवमेंट की वजह से, तो वो उन चीज़ों से आपको बचा लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि फार्मर है, वो उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपनी सेलिंग प्राइस को लॉक कर दिया कि मेरी क्रॉप्स की सेलिंग प्राइस इतनी रहेगी, ठीक है। तो अब वो इंश्योर कर सकते हैं ना कि मार्केट में चाहे जितनी भी
फ्लक्चुएशन आएगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से मुझे मेरे जो क्रॉप्स है उसकी ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो कहीं ना ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है ना, वो रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है एक ऐसी पार्टी से जो रिस्क नहीं लेना चाहती, जैसे लाइक यहाँ पे फार्मर, और एक दूसरी पार्टी को जो रिस्क टॉलरेट कर सकती है। क्लियर? तो ये तरीके से रिस्क को मैनेज करता है, रिस्क को हेज करता है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की मीनिंग जब हमने देखी थी तो हम ये समझ गए थे कि यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव्स में जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू के बेसिस पे ये डेरिवेटिव्स ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, तो इन डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू भी होती है वो अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करती है। और ये बेसिकली किस लिए होते हैं, हमारे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव में समझी हुई थी। अब जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के 4 टाइप्स कहे गए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका फॉरवर्ड, दूसरा है फ्यूचर्स, तीसरा है स्वैप एंड लास्ट है ऑप्शन। तो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप, ये 4 इसके टाइप्स हैं। राइट, तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। राइट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि फॉरवर्ड बेसिस पे है ना। फॉरवर्ड मतलब आगे। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं जो फ्यूचर डेट पे डिपेंड करता है, जो फॉरवर्ड डेट पे डिपेंड कर रहा है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कि कंप्लीट कैसे होता है, बायर एंड सेलर मोड में। मतलब जो 2 पार्टीज़ होंगी उसमें से एक बायर होता है और एक क्या होता है, आपका सेलर होता है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। जब आपके बीच में, जब 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बायर और एक सेलर होगा, तो उनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बेसिस पे होगा। बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, जिस कमोडिटीज़ या जिस भी अंडरलाइंग एसेट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी प्राइस के बेसिस पे होता है। इन टर्म्स में मेंशन होता है कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है, उसको लेके स्पेसिफिकेशन हो सकती है। क्वालिटी या टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए वो एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स मतलब जिससे वो डिराइव कर रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। या डेट ऑफ डिलीवरी, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स की डिलीवरी होगी। या फिर हम क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में होगा। और इसके अलावा भी अगर जहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी या प्लेस ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ भी हो सकती है या आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स या इंटरेस्ट रेट, करेंसीज, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी, उसी को हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। तो दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के बारे में जिनके बीच में वो डील करने वाली है, उसे एक्सचेंज करने वाली है, जिसके लिए एक पार्टी बायर बनने वाली है, दूसरी पार्टी सेलर बनने वाली है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक हो जाते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं कि भाई वो एसेट्स की क्वालिटी क्या रहेगी, प्राइस क्या होगी, डेट क्या होगी, कब उसकी डिलीवरी होगी, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मींस क्वांटिटी क्या होगी, किस मोड में उसको डिलीवर किया जाएगा या किस जगह पर डिलीवर किया जाएगा। इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे स्पेसिफिक कर ली जाती हैं। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। अब इसको समझिए। देखिए, हम रिस्क को ख़त्म करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव किस लिए है, रिस्क को ख़त्म करने के लिए। तो जब बिजनेस में रिस्क आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हम 6 महीने के बाद क्या प्राइस लगाएंगे या किस टाइम पे उसकी डिलीवरी करेंगे या किस क्वांटिटी में करेंगे, वो हम आज ही डिसाइड कर ले रहे हैं। और जो चीज़ आज हम डिसाइड करेंगे वही चीज़ वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगी। ठीक है, चाहे मार्केट कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। हमने जो आज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन किया है उसी बेसिस पे वो काम, वो ट्रांजैक्शन, वो चीज़ें होंगी। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आज बैठ के हम फॉरवर्ड मतलब आगे की चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली यहाँ ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ऑब्लिगेशन मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है।
बाय करने की या सेल करने की। अगर आप बायर हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई कि आप इसको बाय करेंगे, और दूसरी पार्टी सेलर है तो उसकी ऑब्लिगेशन हो गई कि अब उसे सेल करना ही करना है, राइट। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है, राइट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको राइट देता है, पावर राइट देता है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन की बात होती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाली, ऑब्लिगेशन, आपकी लायबिलिटी बनने वाली है टू बाय और टू सेल, आप जिस भी मोड में वहाँ खड़े हैं, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक बायर है एक सेलर है, तो बायर के लिए ऑब्लिगेशन है कि उसे बाय करे और सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो उसे सेल करे, ठीक है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से या एक सिनेरियो से हिसाब से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और वो आप हमें यहाँ पे एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए, और वो क्या करते हैं, उनको परचेज़ करना है 100 kg ऑफ वीट फ्रॉम बी, ठीक है। बी से उन्हें 100 kg का वीट परचेज़ करना है, और प्राइस क्या डिसाइड कर ली इन्होंने, 40 रुपीज़ पर kg आफ्टर 6 मंथ। तो अब ये क्या बन गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी थे, एक को क्या था, परचेज़ करना था वीट, और बी के पास क्या था, वीट थे, गेहूँ थे, ठीक है। अब अगर ए को गेहूँ परचेज़ करना है और बी के पास गेहूँ है तो वो गेहूँ सेल करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम आज ही कर ले रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब गेहूँ की हार्वेस्टिंग होगी, मतलब वीट की हार्वेस्टिंग होगी, फसल तैयार हो जाएगी, और उसके बाद जब हम उसको आपको देंगे तो 6 महीने के बाद जो डिलीवरी होगी वो किस प्राइस पे होगी, वो आज ही हमने डिसाइड कर ली। तो हमने कह दिया कि हम आपको 100 kg का वीट देंगे, 40 रुपये के हिसाब से देंगे, और 6 मंथ के बाद आपकी डिलीवरी होगी, उस वीट की डिलीवरी होगी। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ स्पेसिफिक हो गई, प्राइस भी हो गई, क्वांटिटी भी स्पेसिफिक हो गई, टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक हो गया। तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज़ कस्टमाइज्ड है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जिनको भी अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लाइक ए को परचेज़ करना था, उसको डर था कि उसको गेहूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा 6 महीने बाद, उसे आज नहीं, उसको गेहूँ चाहिए, उसको गेहूँ 6 महीने बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्राइस पे मिलेगा, उसको अनसर्टेनिटी थी। सिमिलरली जो बी है उसको किस बात की अनसर्टेनिटी थी कि उसको सेलर मिलेगा या नहीं, सॉरी उसको बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई उसकी गेहूँ को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा 6 महीने बाद, और अगर खरीदेगा तो उसको किस प्राइस पे खरीदेगा, तो उसके लिए बायर कन्फर्म नहीं था और ए के लिए सेलर कन्फर्म नहीं था। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये दोनों ने क्या कर लिया, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपका खरीदेंगे और हम आपको देंगे, और इस हिसाब से इस प्राइस पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यार रिस्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करिए तो देखिए, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी के टर्म्स, सारी चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये क्या हो गया, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ये बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, किसी भी पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, कोई रेगुलेटेड मार्केट होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, कोई भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या फ़ायदा हो गया, ए एश्योर्ड हो गया बायर के लिए कि 100 kg 40 रुपीज़ पर kg 6 मंथ के लिए, ठीक है। वहीं क्या हो गया, बी इज़ एश्योर्ड ऑफ सप्लाई ऑफ 100 kg, बी को एश्योरेंस हो गई कि उसको क्या हो जाएगी, 100 kg की सप्लाई उसकी डन हो गई, किस रुपीज़ पे, 40 रुपीज़ पर kg पे, और कितने टाइम पीरियड के बाद, 6 मंथ के बाद। तो क्या हो गया, आपको ए को सेलर मिल गया और बी को बायर मिल गया, और दोनों चीज़ें सर्टेन हो गई। अब जो उनको कन्फ्यूज़न थी कि रिस्क था कि बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, या मिलेंगे बायर्स नहीं मिलेंगे, प्राइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारे रिस्क हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इन सारी बातों से कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, फ्यूचर में जब 6 महीने बाद का जब सिनेरियो आएगा तो हो सकता है जो वीट है उसकी प्राइस बढ़ जाए, 40 की जगह 60 हो जाए। तो जब 40 की जगह 60 हो जाएगी तो जो सेलर है ना, उसके लिए तो लॉस हो जाएगा। अगर वो उस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता और उस समय डायरेक्ट सेल करता तो उसको उस वीट के 60 रुपये मिलने वाले थे, पर उसने चूँकि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, अब वो बाइंडिंग हो गया, उस पर ऑब्लिगेशन आ गई है कि उसको सेल करना ही करना है, तो अब तो उसे 40 पे करना होगा, उसे लॉस हो जाएगा।
है ना। उधर सेम साइड में अगर देखो तो जो ए है उसके लिए तो फ़ायदा की बात हो गई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो 6 मंथ के बाद उसे वही चीज़ 60 रुपये में मिलने वाली थी, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो आज भले ही उसकी 60 रुपये के वो प्राइसेस हो गए, उसे वो चीज़ 40 में मिल जा रही है, तो ए के लिए तो अच्छा हो गया। तो काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, मतलब एक को अगर फ़ायदा हो सकता है तो एक को नुकसान होगा, मतलब इसकी चांसेस हैं। तो कहने का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएट करता है, ज़्यादा होता है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, दो ही सिनेरियो होगा, और जब बढ़ेगी या घटेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी एक पार्टी को लॉस तो होना है और किसी न किसी एक पार्टी को फ़ायदा होना है। जैसे 40 का अगर 60 हो जाएगा तो सेलर को लॉस हो गया, वो तब सेल करता तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते, वहीं बायर को ये फ़ायदा हो गया। और अगर सिनेरियो हम उल्टा कर देते, 40 का प्राइस जाके फ्यूचर में वो 20 रुपये हो गए, तो अब इस केस में क्या हो गया, सेलर को फ़ायदा हो गया, वहीं बायर के लिए लॉस हो गया ये चीज़। तब खरीदेगा तो उसे 20 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है, ऑब्लिगेशन है, तो उसे अब वो 40 में ही खरीदनी पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएट करता है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरी बात, यहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है बाय करने की या सेल करके, आप दोनों के पास ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू बाय एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे निकल के आती है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि चीज़ें फ्यूचर में होनी है, फिक्स्ड हो गई, अब आपको ट्रांजैक्शन करना ही करना है, क्योंकि ऑब्लिगेशन है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, 6 मंथ के बाद जो है वो होगा, नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब आपका जो भी प्राइस फिक्स हुआ, जो भी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, उसी कंडीशंस पे आपका 6 मंथ के बाद ट्रांजैक्शन हैपन होगा, है ना। यही तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यही तो डेरिवेटिव है, आपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए किया था। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे कोई भी रेगुलेटेड मार्केट की बात मैंने नहीं की है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब हो रही है, मैच्योरिटी पे, 6 मंथ या 3 मंथ्स जब की भी बात होगी, ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कब होगा, मैच्योर कब होगा, डिलीवरी कब होगी, उस स्पेसिफिक डेट पे ही होगी, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और नेचर है, अगर ये ध्यान में रहेगा तो पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ व्हाट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं अभी से क्लियर कर देती हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हूबहू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। हमको फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है, उस फ्यूचर के रिस्क को ख़त्म करने के लिए हम आज ही बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, एकदम हूबहू, बस कुछ चीज़ें इसमें इसको अलग बना देती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। सो अगर वो सेम है तो कहाँ से क्या क्या सेम हो गया, तो जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे वहाँ पे एक बायर और एक सेलर होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक बायर एंड सेलर की तरह ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाएगा। टू बाय और सेल समथिंग एट अ फ्यूचर डेट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि फ्यूचर डेट पे हम कुछ या तो बाय करेंगे या कुछ सेल करेंगे, ये आज ही हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन फ्यूचर्स एक्सचेंज एंड इज सब्जेक्ट टू अ डेली सेटलमेंट प्रोसीजर। यही जो थर्ड पॉइंट है, यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है, किससे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों सेम है, बस कुछ चीज़ों की वजह से डिफ्रेंशिएट करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि सेटलमेंट कब होती थी, मैच्योरिटी डेट पे, उसके पहले कुछ नहीं होता था। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, डेली बेसिस पे सेटलमेंट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बाय और सेल करने की, और वो 3 महीने के बाद की डेट फिक्स कर रही हैं कि 3 महीने के बाद का ये रेट हम फिक्स करते, इस तरह से पेमेंट होगा, ओके डन, 3 महीने के बाद का रेट फिक्स कर लिया, तो यहाँ तक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। लेकिन अगर 2 दिन बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है सिनेरियो, तो और आज ही हम इस काम को कर लें, 3 महीने का वेट नहीं करते हैं, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करती हैं, तो दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पे आप डेली सेटलमेंट कर सकते हो, आप जब चाहो सेटल कर सकते हो, 3 महीने का वेट करके सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं कि 3 महीने बाद जो सिनेरियो बनेगा, अब लॉस हो चाहे गेन हो, अब जो है वो तो होना ही है, क्योंकि हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, ये सीन नहीं रहता।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको एश्योर कर रहा है लेकिन रिस्क के साथ, यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एश्योरेंस है पर रिस्क क्या है, बहुत मिनिमम है क्योंकि आप डेली सेटलमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर है आपको? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ चीज़ों की, तो ये क्या है कि ये रेगुलेट होता है एक मार्केट में जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्रोकर्स के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। तो ब्रोकर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड मार्केट होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट, जो कि क्या होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो द स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स द बायर फॉर द सेलर एंड द सेलर फॉर द बायर, क्योंकि यही मार्केट है। अब इसी मार्केट में बायर के लिए सेलर अवेलेबल है, सेलर के लिए बायर अवेलेबल है। तो जैसे हमने वहाँ बात की थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि वो प्राइवेट तरीके से होता है, कस्टमाइज्ड है, वहाँ कोई मार्केट रेगुलेट नहीं कर रही है, वो ओवर द काउंटर मार्केट होता है, OTC मार्केट होता है वहाँ पे। जबकि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है ना, जहाँ पे ये ट्रेड होने वाला है और यहाँ पे डेली बेसिस पर सेटलमेंट होने वाली है। तो इस मार्केट को ही फ्यूचर मार्केट कहते हैं और इस प्लेस को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ डील किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डील किए जाते हैं। किसके थ्रू डील किए जाते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू डील किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी है क्योंकि डेली सेटलमेंट की बात कर रहा तो ये बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। इसी डेली सेटलमेंट को ही MTM कहते हैं, मार्क्ड टू मार्केट, MTM। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेली सेटलमेंट, आज प्राइस बढ़ रही है घट रही है, आपने देखा और आप तुरंत उसको ट्रेडिंग कर लो। आपको बाय करना है बाय कर लो, सेल करना है सेल कर दो, तो आप तुरंत सेटलमेंट कर लो। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, मार्केट पे डिपेंड कर रही है, मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट जैसा मूव कर रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी बेसिस पे एग्जीक्यूट करा देते हो। 3 महीने बाद 4 महीने के बाद की बात नहीं है, आज मार्केट चेंज हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपके पास ऑब्लिगेशन है बाय एंड सेल की, एंड दैट्स वाई आपको बाय या सेल तो करना ही करना है। हाँ, आपको लिबर्टी किस चीज़ से मिल गई कि 3 महीने बाद ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप डेली बेसिस पे करके उसको सेटल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिस्क ज़्यादा एसोसिएट करती है, नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत मिनिमम है कंपैरिजन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ काउंटर पार्टी रिस्क बहुत एसोसिएट करती है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या हो गया आपका, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे स्टैंडर्ड है क्योंकि एक स्पेसिफाइड मार्केट है, एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है, तो उनका अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा होगा, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट का होता है। जबकि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम फॉरवर्ड और फ्यूचर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों में ही आज ही बैठ के फ्यूचर की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। आज ही हम बैठ के अपना ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में करना है उसकी प्राइस, उसकी डिलीवरी टाइम, उसका मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन सब डिसाइड कर ले रहे हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे करने वाले हैं, इस प्राइस पे करने वाले हैं। फॉरवर्ड में क्या होगा, आप स्टिक हो जाओगे, ठीक है, उसी डेट पे हम करेंगे, उसी महीने के बाद ही करेंगे, 6 मंथ तो 6 मंथ बाद, 3 मंथ तो 3 मंथ बाद करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। और फ्यूचर में क्या हो गया, MTM हो गया, आपका मार्क टू मार्केट हो गया। मार्क टू मार्केट मतलब आप डेली बेसिस पे करके सेटल कर लो क्योंकि वहाँ स्टॉक एक्सचेंज आ गया। तो जनरली जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो करेंसीज़ होती हैं, वो सब फ्यूचर में जाती है। करेंसीज़ आपकी मतलब बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डील की जाती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी को बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टीज़ के बीच में होगा, लेकिन इसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए फ़ायदे में हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट करने से या इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से फ़ायदा सिर्फ किसी एक भी पार्टी को होगा जिसने इस ऑप्शन को लिया होगा, तो इसीलिए इसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, राइट। तो ऑप्शन बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन। अगर हम बात ऑप्शंस की एग्जैक्टली समझते हैं, देखिए नाम समझ में आ रहा, ऑप्शन मतलब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन किस चीज़ का, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑप्शन किस चीज़ का है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें कही गई हैं वो कंप्लीट करो या ना करो, तो ये इस चीज़ का आपके पास ऑप्शन है अगर आपने ये ऑप्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 चीज़ें ऑप्शन में की जाएंगी, या तो बाय किया जाएगा या तो सेल किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम राइट परचेज़ करते हैं, है ना। राइट परचेज़ करने का मतलब पावर परचेज़ करना। अब पावर किस चीज़ की परचेज़ कर रहे हैं, पावर परचेज़ कर रहे हैं कि अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं बाय करूँगी कोई चीज़ और अगर मर्जी नहीं हुई तो मैं बाय नहीं करूँगी।
ये एक पावर हो गई। दूसरी पावर, अगर मैं चाहूँ तो पावर है मेरे पास कि मैं चाहूँगी तो सेल करूँगी या मैं नहीं चाहूँगी तो सेल नहीं करूँगी, ये दूसरी हो गई। इसी को बोलते हैं कॉल या पुट। अगर मैंने ये राइट परचेज़ किया कि मैं चाहूँ तो बाय करूँ या चाहूँ तो ना बाय करूँ, मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाय का राइट एक्सरसाइज करना चाहती हूँ या बाय का राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हूँ, तो इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, राइट। सिमिलरली पुट ऑप्शन का क्या हो गया, अगर मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, मतलब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये राइट परचेज़ करना चाहती हूँ कि जब मैं चाहूँ तो सेल कर लूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं सेल करने से डिनाई कर दूँ कि मुझे सेल करना ही नहीं है, तो मैं राइट टू सेल का जो ऑप्शन लेती हूँ तो उसे कहते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये दो होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दो पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फ़ायदा सिर्फ एक पार्टी को पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो बायर होता है, मतलब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो एक पार्टी बायर कहलाती है, मेन वही पार्टी है, क्योंकि यहाँ तो एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेसिकली एक पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्टी होती है वो क्या करती है, वो ऑप्शन परचेज़ करती है, राइट। ऑप्शन परचेज़ करने का मतलब राइट को परचेज़ करना, राइट परचेज़ कर रही है। अब राइट दो चीज़ की परचेज़ होती है, या तो बाय करने की राइट या तो सेल करने की राइट। तो वो बाय राइट खरीद देगी तो उसको कहेंगे हम कॉल, मतलब कॉल ऑप्शन या बायर ऑफ कॉल ऑप्शन। और अगर उसने राइट परचेज़ की सेल की तो उसे हम कहेंगे बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेनली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है, राइट। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की होती क्या है एग्जैक्टली। देखिए, कॉल गिव्स अ बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। जैसे हमने पहले डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स को डील किया है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जहाँ पे हमने देखा है कि हम आज ही फिक्स कर ले रहे हैं प्राइस कि फ्यूचर में हम क्या पेमेंट करेंगे, है ना। और फ्यूचर में वो फिर जब डेट आती है तो हम उस डेट को वो काम कंप्लीट करते हैं। यही हमने देखा है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में, मेनली रिस्क को डेविएट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सिमिलरली है, वो भी रिस्क को रिड्यूस करने के प्रोस्पेक्ट से ही किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो कॉल है, जिसने कॉल ऑप्शन को बाय किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुआ, वो क्या बाय करता है, राइट, बायर दी राइट, वो राइट का बायर हुआ। और इसमें क्या होगा कि वो राइट किस चीज़ का बायर कर रहा है, बाय का राइट। ऑब्लिगेशन नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि उसे खरीदना ही खरीदना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, नहीं, मेरे पास राइट है, मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ। किस चीज़ की राइट, कि पर्टिकुलरली जिस मैटर, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स होगा उसको बाय करना, ना बाय करना, उस प्राइस पे बाय करना, इस पूरे का राइट जो होता है ये बायर के पास, कॉल ऑप्शन के बायर के पास हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम पुट ऑप्शन की, जो कि नेक्स्ट है, तो पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट। अब यहाँ पे भी जो पुट ऑप्शन ले रहा है बायर, उसके पास एक राइट आने वाला है, किस चीज़ का राइट, नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होगी सेल करने की, वो बाय कर रहा है सेल करने का राइट, कि अगर वो चाहेगा तो सेल करेगा पर्टिकुलर क्वांटिटी को, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर डेट पे, और अगर चाहेगा तो वो सेल नहीं करेगा। ये कहते हैं हमने पुट ऑप्शन लिया, ठीक है। तो पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, दोनों के बायर एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल से अगर हम इस बात को समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि मिस्टर एक है, पर्सन है, उनको एक ज़मीन खरीदनी है, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन सोचा खरीदने के लिए, पर उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह ज़मीन खरीदे जहाँ से फ्यूचर में जिस ज़मीन की प्राइसेस बढ़ने वाली हों, ठीक है। तो अब उनको गवर्नमेंट का थोड़ा आइडिया था और उनको पता है कि गवर्नमेंट नियर फ्यूचर में एक फैक्ट्री वहाँ पे प्लांट करने वाली है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो वो समझ रहे हैं कि वहाँ पे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वहाँ पे एक फैक्ट्री प्लांट होगी, तो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की, आसपास की सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बढ़ने वाली हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ आज वो ख़रीद लें आज के रेट पे, क्योंकि जैसे वो प्रोजेक्ट पास हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। तो वो सोच रहे हैं आज वो प्रॉपर्टी ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद जैसे ही प्रोजेक्ट पास होगा उस प्रॉपर्टी को सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा मिस्टर ए सोच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उन्हें एक डाउट भी है, अनसर्टेनिटी है ना, क्योंकि डेरिवेटिव अनसर्टेनिटी को ख़त्म करता है। अनसर्टेनिटी उनको किस बात की है, उनको इस बात की है कि कल को अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ और प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी तो कोई फ़ायदा नहीं मेरा उस चीज़ को इन्वॉल्व होने का। तो ये इस चीज़ के डाउट में है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के पास गए, मतलब उन्होंने क्या ड्राइव किया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कौन सा ऑप्शन लिया होगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन।
तो उन्होंने लिया है कॉल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो बाई करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो अनसर्टेन है कि कल को प्राइस नहीं बढ़ी और वो खरीद लिए तो वो तो नुकसान में हो जाएंगे। तो उन्होंने बाय करने के राइट को परचेज़ कर लिया। राइट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ राइट को परचेज़ कर रहे, पावर। तो उन्होंने बाय करने के पावर को, बाय करने के राइट को खरीदा, कॉल ऑप्शन को लिया। तो मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन को लिया और क्या कहा कि पार्टी, जो दूसरी पार्टी है मिस्टर बी हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी, उनसे बात हो रही है, वो प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। तो उनसे बात करके उन्होंने कहा कि हम कॉल ऑप्शन में जाते हैं, मैं आपको कुछ टोकन अमाउंट पे कर देता हूँ और 5 महीने बाद ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूँगा। आज मैं कुछ टोकन अमाउंट दे रहा हूँ और 5 महीने बाद मैं ये प्रॉपर्टी आपसे परचेज़ करूँगा और प्राइस आज ही फिक्स हो गई। आज के रेट के हिसाब से जो भी मार्केट का प्राइस था, मान लीजिए हम कहते हैं 50 लाख प्राइस था, तो आज के मार्केट के हिसाब से ए और बी दोनों रेडी हो गए। बी ने कहा ठीक है, मैं 5 साल बाद आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दूँगा और आप जो है रिमेनिंग अमाउंट हमें तब दे दीजिएगा। और इन्होंने 50 लाख पे मान लीजिए 1 लाख का टोकन मनी दे के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मतलब राइट टू बाय खरीद लिया। अब 5 महीने बाद दो ही चीज़ होने वाली है, या प्रोजेक्ट पास हो जाएगा या प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। सपोज़ करिए कि प्रोजेक्ट पास हो गया, तब प्राइसेस 5 महीने बाद तो बढ़ गई, प्रोजेक्ट जैसे पास होगा प्राइसेस बढ़ गई होंगी। अब इस केस में मिस्टर ए के पास तो राइट है कि अब वो खरीदेंगे आपकी प्रॉपर्टी और 50 लाख में ही खरीदेंगे, आप मना नहीं कर सकते हो। मिस्टर बी के पास ऑब्लिगेशन हो गई, वो देख रहे हो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है अब, है ना, लेकिन अब उनके पास क्या है, उनको तो उन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो उनकी तो ऑब्लिगेशन बन गई कि उनको 50 लाख में उसे सेल करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, इन्होंने अपना पावर एक्सरसाइज कर, राइट टू बाय एक्सरसाइज कर लिया, कॉल ऑप्शन को अचीव किया, उन्होंने बाय किया। अब वो 50 लाख में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिए तो उनका फ़ायदा हो गया, लेकिन मिस्टर बी तो नुकसान में रहे। इसीलिए कहते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक लोगों का फ़ायदे की बात हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड सिनेरियो, प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कम हो गई। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उस टाइम सर्कुलेट थोड़ा बढ़ा रहा है या हल्का सा जो भी लग रहा था, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए, या बाद में कुछ ऐसा हुआ कि प्लान कैंसिल हुआ या प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, इसी चक्कर में प्रॉपर्टी की वैल्यू और डिक्रीज़ हो गई। ऐसा पता चला कि इस प्रॉपर्टी में प्रोजेक्ट पास होने में तो नहीं पास हुआ, तो जो रेट नॉर्मल चला था उससे भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर इन्होंने, मिस्टर ए ने राइट नहीं खरीदा होता तो अब तो इनको 5 महीने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इनको 50 लाख में वो खरीदना होता। अब चाहे प्राइस कम हो गई तो क्या, उनको खरीदना पड़ता, लेकिन इन्होंने तो क्या खरीदा था, राइट खरीदा था, पावर, कि खरीदूँ या ना खरीदूँ मेरी मर्जी है, मतलब कॉल ऑप्शन खरीदा था। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे देखा कि प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि अब मुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना, मेरा राइट था, मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, मैंने दोनों राइट खरीदा था, तो अब मैं ये वाला राइट एक्सरसाइज करने वाला हूँ कि मैं नहीं खरीदूँगा प्रॉपर्टी। तो अब इससे क्या हो गया, मिस्टर बी के लिए फिर नुकसान है। अगर प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, प्रॉपर्टी के वैल्यू कम हो गए, इनको 50 लाख मिल जाने थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं होगी और उनके लिए फिर से नुकसान हो गया। तो यहाँ पे फ़ायदा हर कीमत पे किसी एक ही पार्टी को होगा। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, जिसने ऑप्शन बाय किया होगा, प्रॉफिट सिर्फ उसी के हाथ में है, सामने वाली पार्टी के हाथ में नहीं होता है, दैट इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सीन में मिस्टर ए जिन्होंने ऑप्शन खरीदा है, इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं कि कॉल ऑप्शन। हमने क्या बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। अब मिस्टर ए जिन्होंने बाय किया था, राइट बाय की थी कि करूं या ना करूं, तो इन्हें कहते हैं कॉल ऑप्शन बायर। और मिस्टर बी जो सेल कर रहे थे प्रॉपर्टी अपनी, उन्हें कहते हैं ऑप्शन राइटर, कॉल ऑप्शन राइटर, है ना, सेलर। तो यहाँ पे जो राइटर है, ऑप्शन राइटर, उसकी तो ऑब्लिगेशन है, मिस्टर बी की तो ऑब्लिगेशन है, पर मिस्टर ए जो कॉल ऑप्शन के कॉल बायर हैं, उनके पास क्या है, कॉल ऑप्शन बायर, इनके पास कोई ऑब्लिगेशन, इनके पास राइट है, ठीक है। जो टोकन मनी मिस्टर ए ने दिया वो ऑप्शन प्राइस हो गई, ठीक है, वो ऑप्शन खरीदने के लिए प्राइस पेमेंट करनी पड़ी। हाँ, मिस्टर बी वो ऑप्शन प्राइस रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी तरीके से सेल का होता है, पुट ऑप्शन होता है। मान लो मैं कोई कंपनी हूँ, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरी कंपनी है और या मैं कहती हूँ मेरी डेयरी फर्म है, और मेरी डेयरी फर्म है और मुझे ये लग रहा है कि पैकेट के मिल्क की वजह से मेरी डेयरी फर्म की प्राइसेस कम हो रही हैं, मतलब लोग कोई ऐसा दूध खरीद ही नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आज ही प्रोजेक्ट कर लिया, आज ही किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपनी जो डेयरी फार्म है उसको सेल कर दूँगी। अब डेयरी फार्म सेल तो कर दूंगी, लेकिन मुझे साथ में ये भी डाउट है कि हो सकता है लोगों को पैकेट मिल्क पसंद ही ना आया और मेरा फिर से परचेज़ होने लग जाए, मैं अनसर्टेनिटी में आ गई। तो मैंने क्या ले लिया, ऑप्शन
ऑप्शन कौन सा लूँगी? पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। मैं सेल करना चाहूँ तो करूँगी, सेल नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूँगी। तो मैंने एक बायर को ढूंढा और बोला कि मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और मैं सेल करने का राइट ले रही हूँ, और आप चाहूँगी तो सेल करूँगी, चाहूँगी तो नहीं सेल करूँगी। इस तरह से मैंने ले लिया। तो आज ही डेयरी फर्म की प्राइसेस फिक्स हो गई। अब वो चाहे तो राइट को एक्सरसाइज करें, चाहे तो ना करें। यही होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन के भी बायर और सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं, पुट ऑप्शन के भी बायर एंड सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सिमिलरली द सेकेंड इज वन स्वैप। देखिए स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, राइट। तो जो स्वैप होता है ये एग्रीमेंट होता है दो काउंटर पार्टीज़ के बीच में, दो पार्टीज़ यहाँ पे रहेंगी। और एक्सचेंज किसका हो रहा है? कैश फ्लो का एक्सचेंज होता है, पैसों का एक्सचेंज हो रहा है। नेट कैश, जैसे आप कहते हैं नेट कैश का एडजस्टमेंट करना, वैसा कुछ यहाँ पे होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में। और ये क्या होता है कि द एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज ऑन स्पेसिफिक डेट्स बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर्ड हुए हैं उसमें पर्टिकुलर डेट पे और टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस कैश फ्लोज का एक्सचेंज होता है। ये एक तरीके से एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, और ये एक कहा जाता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही पोर्टफोलियो है। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, जैसे सपोज करिए आपको कुछ चाहिए था और मुझे कुछ चाहिए था, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। लाइक बार्टर सिस्टम जैसे पहले होता था, सिमिलरली स्वैप है। तो हमने क्या किया? बार्टर सिस्टम की तरह एक्सचेंज कर लिया। आप वाली चीज़ हमने ले ली और हमारी वाली चीज़ आपने ले ली। यही स्वैप में होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप, एक होता है करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप में इन्वॉल्व स्वैपिंग ओनली द इंटरेस्ट रेटेड कैश फ्लोज बिटवीन द पार्टीज इन द सेम करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक लोन लिया है और मैंने जो लोन लिया है वो मैंने फ्लैक्चुएटिंग रेट से लिया है, और सामने वाली पार्टी एक है, सामने वाली कंपनी ए ने फिक्स रेट फ्लैक्चुएटिंग रेट पे लिया और कंपनी बी ने जो लोन लिया वो फिक्स रेट पे लोन ले लिया है, ठीक है। उनका लोन का रेट 12% है और फिक्स वालों का कंपनी बी का, और मेरा जो फ्लैक्चुएटिंग रेट है तो वो क्या है कि जो भी रेट चल रहा होगा, मान लीजिए लिबोर या मिबोर हम कह सकते हैं। लिबोर जैसे लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट हो गया, मिबोर आपका मुंबई का हो गया। जो बैंकों के बीच लेन देन के लिए रेट चलता है वो तय होता है, मिबोर या लिबोर। तो मान लीजिए मिबोर प्लस 2% हो गया या लिबोर प्लस 2% हो गया, मतलब दो तो फिक्स है और बाकी जो लिबोर या मिबोर का रेट वेरी करेगा उसके हिसाब से। मान लीजिए वो 5% लिबोर चल रहा है तो 5 + 2 7% का रेट मेरा हो गया कंट्री ए का, और कंट्री बी का अपना 12% का रेट हो गया। अब कंट्री बी चाहती है कि वो फ्लैक्चुएटिंग में आए, उसको लगता है कि फ्लैक्चुएटिंग में फ़ायदा है, और कंट्री ए को लगता है कि फिक्स्ड में फ़ायदा है। कल को ये 12% हो गया तो 12 + 2% 14% चला जाएगा। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन, हम कुछ मान रहे हैं वो कुछ मान रहे हैं। हमें चाहिए फिक्स जो कि बी के पास है, और बी को चाहिए फ्लैक्चुएटिंग जो कि ए के पास है। सो ये क्या कहते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर लेते हैं, आपस में डील कर लेते हैं कि मैं आपको फ्लैक्चुएटिंग इतने का दे दूंगा, मैं आपको फिक्स इतने का दे दूंगा। इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट का हर साल एडजस्टमेंट होता रहता है। दैट इज़ ऑल अबाउट स्वैपिंग, ठीक है। करेंसी स्वैप भी सिमिलरली होता है। यहाँ पे होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होता है दोनों होगा। वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इंटरेस्ट का स्वैप होगा, जो भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट होगा उसके बीच में स्वैपिंग होता है, वो एक्सचेंज हो रही होगी, उतने का फ्लो एडजस्ट किया जाता है। और यहाँ पे दोनों होता है, ठीक है। जो भी दो करेंसीज होंगी, डिफरेंट करेंसीज, उनके बीच में स्वैप होगा। जितना भी रेट होगा, जितना भी पूरा एक्सचेंज की वैल्यू आएगी वो पूरी एक्सचेंज होगी। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, बेसिक क्लियर हुआ होगा। डेरिवेटिव मार्केट के ट्रेडर्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हमने वहाँ पे देखा कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव में मेनली हम रिस्क को ख़त्म करने के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं, कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट करते हैं, वो चाहे कॉल हो, पुट हो, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो। तो इन सब वजह से हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसी वजह से आए। और इनकी प्राइसिंग भी हमने कैसे फिक्स की, उनके अंडरलाइंग एसेट्स के बेसिस पे, जो भी एसेट्स के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर या कॉल या पुट लिया जा रहा है उसके बेसिस पे उसकी प्राइस फिक्स होती थी। तो अब बात ये उठती है कि आखिर इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को कौन लोग डील करते हैं, इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कौन होते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में ही इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है, और जो ट्रेडर होते हैं वो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेजर्स के बारे में, कि हेजर्स कौन होते हैं, राइट। तो देखिए हेजर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली
पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के, मतलब जिसे आप मेन पार्टिसिपेंट कहेंगे डेरिवेटिव मार्केट का, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहा होगा, वो क्या क्या कहलाता है, हेजर्स कहलाते हैं। और हेजर्स कौन होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म जो बाय या सेल कर रही है एक्चुअल फिजिकल कमोडिटीज़। मतलब अभी आप जब स्पेकुलेटर्स के बारे में देखेंगे, आर्बिट्रेजेस के बारे में देखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में आपको ये क्लैरिटी ज़्यादा देगा कि हेजर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मेन ट्रेडर हैं, है ना, मेन ट्रेडर्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये फिज़िकल कमोडिटीज़ का रियल में बाय और सेल करने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एज्यूम करेंगे और प्रॉफिट कमाने के लिए इधर से बाय इधर सेल सिर्फ कर रहे हैं, रियल में या फिज़िकल कमोडिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इनमें वाकई में फ़िज़िकल कमोडिटीज़ में सेल या बाय होती है। मैनी हेजर्स आर प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। और जब हेजर्स को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये लोग बेसिकली एज एन हेजर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि हेजर्स होते क्या हैं। तो हेजर करते क्या हैं, तो जो हेजर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या होता है कि उन जिस भी चीज़ में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखना, और जो उससे रिलेटेड रिस्क है, उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उस ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको मैनेज करना, मतलब रिस्क को मिनिमाइज़ करना। यही मेन एम होता है हेजर्स का, राइट। तो देयर मोटिव इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू मिनिमाइज रिस्क। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना नहीं बल्कि रिस्क को मिनिमाइज़ करना। तो देखा जाए हेजर्स क्या हो गए, हेजर्स एक प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी हो सकता है। इनका मेन एम होता है कि जो भी इनकी ट्रेडिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको सेफ रखा जाए। प्रॉफिट एम नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जाए, बल्कि एम ये है कि इन मेरे इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, उनमें जो रिस्क अटैच है उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। और ये इसके लिए एक्चुअली बाय या सेलिंग करते हैं कमोडिटीज़ का, राइट। तो हेजेस क्या हो गया, हेजिंग। अगर ये जो हेजेस, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, इन सब को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे हेजिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हेजिंग कहेंगे। तो हेजिंग क्या हो गया, एक स्ट्रैटेजी हो गई। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी है, प्राइस रिस्क को मिनिमाइज़ करने की, कि अगर कोई एडवर्स मोमेंट आता है और उसकी वजह से हमें प्राइसेस से रिलेटेड कोई रिस्क है, तो उस रिस्क को ये क्या करते हैं, हेजिंग, इस स्ट्रैटेजी में इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और we can say that it helps investor to reduce or even eliminate the chances of loss because of a significant movement in the underlying assets prices। तो बेसिकली अगर हम इस तरह से भी कहें कि ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि अगर पर्टिकुलरली जिस चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई रिस्क है, तो ये उस रिस्क से होने वाले लॉस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। मतलब हेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है, इस तरह का रिस्क जिससे आपको लॉस हो सकता है, उस लॉस को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, अपने रिस्क को कम करने की, उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। इसी के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट करते हैं। आप फॉरवर्ड में जाते हैं, फ्यूचर जानते हैं, या फिर आप कॉल में जाते हैं, या पुट, मतलब आप किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट करते हैं। किस लिए, कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। और याद रखिए कि आप बीइंग एन हेजर, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर, मतलब आपका एक्चुअल बिजनेस इंटरेस्ट है, आपके खुद के बिजनेस का, आपके खुद के प्रोडक्ट के लिए आप ये करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कि जैसे एक वीट फार्मर है, ठीक है, और वीट फार्मर क्या करता है, स्प्रिंग सीजन में अपने प्लांट्स को, अपने सीड्स की प्लांटिंग करता है, राइट। और जब फॉल सीज़न, मतलब ऑटम सीज़न जब आएगा तो उसकी हार्वेस्टिंग करेगा। तो वो अभी जब अपने सीड्स की प्लांटिंग किया है स्प्रिंग सीजन में, तो उसने देखा कि ऑटम में जब आएगा तो हमारा प्राइस मिल जाएगा, हम उसे सेल करेंगे और प्राइस से अर्न करेंगे। लेकिन इस बीच में जब स्प्रिंग से ऑटम सीज़न उसका आता, ऑटम में हार्वेस्टिंग होती है और तब सेल होता, तो इस बीच में, इस इंटरवेनिंग मंथ में उसे ऐसा डर लगता है ना, उसको इस चीज़ का डर होता है, फियर होता है कि अगर इस प्लांट की प्राइस ऑटम सीज़न में डाउन हो गई, तो अगर प्राइसेस फॉल कर जाएंगी ऑटम सीज़न में या फॉल सीज़न में, तो उस केस में मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्ट कर सकता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट कर सकता है। और अब अगर ये ट्रेडर या फार्मर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो हेजर कहलाएगा। सो इसने क्या किया, व्हेन ही प्लांट्स हिज वीट he can also sell a 6-month future contract at a current price of ₹400 a bushel. This is known as forward hedge.
राइट। तो उसने क्या कर लिया, उसको ये जो डर था कि प्राइस अगर जब ऑटम सीज़न में आएगी गिर जाएगी, तो उसने आज ही जब उसने अपनी वीट की प्लांटिंग की है स्प्रिंग सीज़न में, इसी वक्त उसने आगे के 6 महीने के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आने वाले 6 मंथ के बाद पर्टिकुलर डेट को आपको ये वीट जो है सेल करेंगे और 400 रुपये में सेल करेंगे पर बुशल, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया। अब हमें कोई डर नहीं है कि 6 महीने के बाद जो मेरा ये डर था कि प्राइस डाउन हो जाएगी, उस डर से मैंने अपने आप को बचा लिया कि कम से कम आज हम जिस प्राइस पे देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है, आज से 6 महीने बाद वो प्राइस हमने रख ली, फिक्स कर ली, उतना तो हमें मिल ही जाएगा, राइट। अब आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट कम हो सकता है, प्राइसेस मान लीजिए डाउन हो गई, नहीं हुआ तो आपने क्या कर लिया, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसी प्राइस पे मार्केट में सेल करना होगा, और जिसने परचेज़ कर रखा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट में जो सेकंड पार्टी, वो उतने में ही परचेज़ करेगा। तो भले ही आप बहुत प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे, लेकिन हाँ, अब आप लॉस में नहीं जाएंगे। आपको जो डर था कि 400 से कम प्राइस हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा, ये लॉस ख़त्म हो गया। तो आपने क्या कर लिया, आपने फॉरवर्ड हेज कर लिया, आपने अपने रिस्क को हेज कर लिया, मिटिगेट कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया थ्रू अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आप क्या कहलाते हो, आप हेजर कहलाते हो। तो आप क्रक्स देखिए, एक हेजर का बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसका अपना बिजनेस होता है, अपनी ट्रेडिंग होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज़ एक्चुअली सेल या परचेज़ होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कही जा रही है, एक्चुअल सेल एंड परचेज़ होनी होती है, ठीक है। आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हेजिंग कर रहे हैं, आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को के पीछे आपका जो रीज़न है वो प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को ख़त्म करना। तो जो हेजर्स होते हैं वो एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते, वो लॉस से बहुत डरते हैं, और लॉस को ख़त्म करने के लिए वो कई बार अपने प्रॉफिट को भी छोड़ देते हैं। हो सकता था कि ये 400 की जगह 450 प्राइस फ्यूचर में हो जाती, लेकिन आपने आज डर से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 400 का, तो आप जो 50 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते थे पर बुशल, अब वो आपने छोड़ दिया। तो कई बार ये हेजर्स अपने लॉस को बचाने के लिए इवन प्रॉफिट भी छोड़ देते हैं, बस उनका मेन मोटिव होता है लॉस ना हो, रिस्क, वो लॉस के रिस्क से बचना चाहते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेकुलेटर। ये तो हेजर हो गए। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, तो स्पेकुलेटर्स वो ट्रेडर होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। वो रिस्क को कम करने के लिए, वो तो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लवर होते हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। प्रॉफिट कमाने का ही मेन ऑब्जेक्टिव है उनका, कोई रिस्क मिनिमाइज़ करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं ना, रिस्क लवर होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क इसीलिए लेते हैं कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, और ये जो ये रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क किस चीज़ से रिलेटेड है, उनका फ्यूचर में क्या प्राइस हो जाएगा, जो स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स जिसमें भी वो डील कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसके फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट होने वाली है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जो भी प्राइस मूवमेंट वाली होने वाली है, उसके बेसिस पे, उसी के रिस्क के बेसिस पे स्पेकुलेटर्स प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पर्सनस को हम स्पेकुलेटर कहते हैं। तो ये जो प्राइस मूवमेंट्स फ्यूचर को में जो प्राइस मूवमेंट होने वाली उसके लिए जो रिस्क ले रहे हैं, तो बेसिकली वो इस होप से होते हैं कि वो उससे क्या करेंगे, गेन कमाएंगे, और इतना ज़्यादा गेन होगा कि जो रिस्क वो ले के चल रहे हैं वो रिस्क अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। कि अगर हमें है कि डर है कि अगर लॉस हुआ तो 200 का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर गेन हुआ ना तो 500 का गेन होगा, तो वो इतना हैवी अमाउंट ऑफ गेन होगा कि अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क के जो लॉस होगा, उस लॉस के रिस्क को वो ऑफसेट कर जाएगा कि अगर लॉस हुआ भी तो कितना, 200, और अगर लॉस नहीं हुआ तो हम 500 का प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब ज़्यादा कमाएंगे। तो इस तरह से स्पेकुलेटर्स का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दे डू नॉट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट, उनका खुद का बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट उनका नहीं, कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका ट्रेडिंग है, उनका बिजनेस चल रहा है, और उसकी वजह से उसको उस रिस्क से, उस लॉस से बचने के लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट या डेरिवेटिव खरीद रहे हैं, नहीं। वो इस डेरिवेटिव में, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं, इस मार्केट में इसलिए आए हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर में जो चीज़ें हैं उसका अनुमान लगा रहे हैं। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं। तो फ्यूचर में प्राइसेस को प्रेडिक्ट करके इस बेसिस पे, अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे कि मेरी प्रोडक्शन कितनी स्ट्रांग है ना, उस फर्म डिटर्मिनेशन के बेसिस पे वो रिस्क लेते हैं।
तो दे आर रेडी टू टेक बिगर रिस्क बाय बेटिंग ऑन द लाइकलीहुड ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। थोड़े से भी प्राइस चेंज से वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक नॉर्मल लाइफ में सुना होगा लाइफ में कि लोग बेटिंग करते हैं, बेटिंग करते कि इतना हो जाएगा और इतना हम कमा लेंगे, है ना। तो ये सब क्या, यही काम है स्पेकुलेटर का एक्चुअली। जो आप बेटिंग में सुनते हैं ना, स्पेकुलेटर एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। ये सिर्फ रिस्क ले रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे, अपनी मूवमेंट्स के, अपने अनुमान, अपनी प्रोडक्शन के बेसिस पे। एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जो एज्यूम कर रहे हैं उस बेसिस पे वो रिस्क लेने को रेडी हैं। सो देखा जाए इन टोटल तो स्पेकुलेटर बेसिकली क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं एसेट्स का इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो प्रॉफिट कमाएंगे अगर कुछ भी प्राइस में चेंज होगी, राइट। तो वो प्राइस के थोड़े से भी मूवमेंट से प्रॉफिट करने के मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से क्या करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते हैं एसेट्स का। दस स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स हेयर इंटर इनटू अ ट्रेडिंग बाय आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। तो जिस भी डेरिवेटिव को वो ऑप्ट करने वाले हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड और कॉल पुट, जो भी डेरिवेटिव वो लेने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है जिसके लिए वो डेरिवेटिव है यूज़ किया जा रहा है, उस एसेट्स की फ्लक्चुएशंस की, प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस होने वाली है, उसको वो समझ जाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव्स की बाय या सेल करते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए, जैसे कि नॉर्मली समझिए कि जैसे मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कल को प्राइस बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि कल को ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैंने आज सब खरीद लिया और कल जैसे ही प्राइस ज़्यादा गई मैंने फटाक से सेल करके प्रॉफिट कमा लिया। तो मैंने रिस्क लिया ना, कल वाकई में अगर ना जाता जैसा मैंने सोचा था तो मुझे लॉस हो जाता, लेकिन मैंने रिस्क लिया तो ये मैं क्या हो गई, स्पेकुलेटर हो गई। और मैंने ये सब क्यों किया, उस शेयर्स को मैंने क्यों परचेज़ किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे और फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो मैं सेल कर दूँगी। तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने आज परचेज़ किया, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का मोटिव नहीं था, मेरा खुद का बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ क्लियर कट प्रॉफिट कमाना ही मेरी मोटिव था, राइट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि सपोज़ एक ट्रेडर है ए जो कि बिलीव करता है कि ABC कंपनी का जो स्टॉक है उसकी प्राइस जो है कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीज़ करने वाले हैं, राइट। तो वो क्या करता है, उसने ABC कंपनी के जो स्टॉक है उसको आज ही बाय कर लिया, आज परचेज़ कर लिया, इस बेसिस पे कि कल को उसकी प्राइसेस मूव करेंगी अपवर्ड और तब वो उसको सेल कर लेगा। इसने रिस्क लिया है, रिस्क से खुद को बचाया नहीं है, रिस्क लिया है। अब कल अगर वाकई में प्राइस अप नहीं हुई तो तुम्हें लॉस हो सकते हैं, है ना। और आज इतने में ख़रीदी उससे भी कम प्राइस हो जाए तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आप ये रिस्क लेने को रेडी हो क्योंकि आप ये मान रहे हो कि बढ़ेगा तो इतना बढ़ जाएगा कि मेरा जितना भी मैं रिस्क ले रहा हूँ लॉस का, कि अगर हुआ तो इतने का लॉस होगा, वो रिस्क अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। क्लियर है। सो अब देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट क्या होता है, आइदर कुड बी या आइदर वे। सपोज़ हम ये मानते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस थी वो स्टॉक की 50 रुपये थी और एक महीने के बाद वो प्राइस कितनी हो गई, 70 हो गई। तो उस केस में तो ABC में जो A थे उन्होंने जो उसके स्टॉक खरीद रखे तो उसमें उनको प्रॉफिट हो गया, $20 या $20 या ₹20 आप जो भी समझ लीजिए, उनको पर स्टॉक फ़ायदा मिल गया। लेकिन अगर एक महीने के बाद वही प्राइस डाउन हो जाती तो जो 50 का आपने ख़रीद के रखा था कि आगे फ्यूचर बढ़ेगा और आप कमा लेंगे, तो अगर 70 हो गया तो 20 कमा लिया, वो तो ठीक है। पर अगर वो ड्रॉप हो गई प्राइस तो अब वो 50 जो आपने परचेज़ किया तो वो 30 के आ गए तो आपको ₹20 का लॉस भी हो गया। तो यहाँ आप रेडी हैं दोनों के लिए, आप रिस्क लेने को रेडी हैं। किस लिए? क्योंकि आपको आपकी प्रेडिक्शन पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आपको पता है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वैसा ही होगा, तभी आप स्पेकुलेटर बनते हो, राइट। तो स्पेकुलेटर कैसे हो गए, रिस्क लवर हो गए, रिस्क टेकर हो गए, उनका अपना कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। वो परचेज और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट कमा सकें, उनका खुद का कोई इंटरेस्ट किसी बिजनेस में नहीं है, वो बिजनेस से किसी तरीके से रिलेट नहीं करते हैं। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनका कोई, आप कह लो कि वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, प्रोड्यूसर नहीं, वो एक ब्रोकर की तरह है जो सिर्फ कमाने के लिए बैठा है ना। तो ये हो गए स्पेकुलेटर्स। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज़ आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं?
तो देखिए आर्बिट्रेजर्स ना बिल्कुल बीच वाले पर्सन होते हैं। वो ऐसे हो गए ना कि ना तो वो रिस्क से बचना चाह रहे हैं और ना रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो हमेशा सेफ पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो आर्बिट्रेजर इज़ अ पर्सन हु साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट मार्केट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट इन प्राइसेस। तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वो जो कुछ भी करने वाले हैं बाय या सेल, वो साइमल्टेनियसली करने वाले हैं, मतलब एक साथ करने वाले हैं। अगर एक मार्केट में वो बाय करेंगे तो सिमिलरली एट द सेम टाइम वो दूसरे मार्केट में सेल कर रहे होंगे। मतलब वो बाय और सेल किसी गैप में नहीं करने वाले, जैसा कि हेजर या स्पेकुलेटर करते हैं। आर्बिट्रेजर का क्लियर कट है, एट द मोमेंट क्या होगा उसके बेसिस पे ही वो काम करेंगे। तो देखा जाए तो आर्बिट्रेजर कभी भी लॉस में नहीं रहते हैं, अगर होगा तो गेन होगा, वरना ये आर्बिट्रेजर होगा ही नहीं। इस तरह से आर्बिट्रेजर्स की सिचुएशन होती है। ये आर्बिट्रेजर्स कैसे होते हैं, ये प्रॉफिट इसी बेसिस पे कमाते हैं जब प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। अलग अलग मार्केट में वो एक साथ डील करेंगे अलग अलग प्राइसेस पे, और उसके डिफरेंस से ही वो क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। सो आर्बिट्रेजर आर जनरली रिस्क फ्री, वो रिस्क लवर भी नहीं है और रिस्क एवर्सर भी नहीं, रिस्क से बचना भी नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, उनको रिस्क लेना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रिस्क से, वो रिस्क जानते ही नहीं। खुद को रिस्क से बचाने के लिए वो कोई डेरिवेटिव खरीद रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, या रिस्क लेने के लिए वो डेरिवेटिव में जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। वो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, बल्कि मार्केट जो चल रहा है और मार्केट में जो मिसलीडिंग है प्राइसेस की, प्राइस में जो वेरिएशंस है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क फ्री होते हैं बिकॉज दे सीक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाय बाइंग एंड सेलिंग देम क्विकली इन डिफरेंट मार्केट। तो मैंने पहले ही दो पॉइंट्स में हमने ये क्लियर कर दिया कि ये लोग क्या करेंगे, दो अलग मार्केट में डील करेंगे, सेम टाइम में डील करेंगे। और क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही सिक्योरिटीज़ की दो मार्केट में अलग अलग प्राइस होती है। मिसलीडिंग मार्केट की गलती की वजह से आर्बिट्रेजर्स आते हैं, और आर्बिट्रेजर की वजह से ही मार्केट इक्वल हो जाता है। आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि आर्बिट्रेजर्स, जैसे मॉडिग्लरी मिलर अप्रोच में आर्बिट्रेजर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। एमएम हमेशा कहता है कि आर्बिट्रेजर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो, आप ये कहो कि डेब्ट या इक्विटी कौन सही है, डिविडेंड या वो कौन सही है, तो वो सीधा कहते हैं कि आर्बिट्रेजर एक ऐसा चीज़ है जो सबको इक्वल कर देने वाला है। तो बेसिकली जो दो मार्केट है और मार्केट की मतलब मार्केट की गलतियों की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से एक जगह एक ही सिक्योरिटी का प्राइस कुछ है और एक जगह एक ही सिक्योरिटीज़ का प्राइस, सेम सिक्योरिटीज़ का प्राइस कुछ और है, तो प्राइस में डिफरेंस आ गया। आर्बिट्रेजर वो पर्सन होते हैं जो इसी डिफरेंस को ढूंढते हैं, और जैसे उन्हें वो मार्केट मिल जाता है जहाँ पे डिफरेंस है, एक ही सिक्योरिटीज़ अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पर ट्रेड हो रही है, तो बस आर्बिट्रेजर्स क्या करेंगे, एक जगह परचेज़ करेंगे दूसरी जगह सेल करेंगे। एक्चुअली वो ना परचेज़ कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, वहाँ से बाय का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेल का ऑप्शन ऑप्ट कर देते हैं। वहाँ से ख़रीदा यहाँ सेल कर दिया, दोनों ऑफसेट हो गया और बीच का प्रॉफिट उनका हो गया। तो वो कुछ भी नहीं, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ, सीधा प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमा लेते हैं। और ये जो प्राइस डिफरेंस होता है वो दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड, है ना। जैसे सपोज करिए कि मार्केट ए मार्केट बी है, दोनों में अलग अलग प्राइस हो रहा है एक ही सिक्योरिटीज़ का, तो ये जो डिफरेंस है मार्केट में प्राइसेस का वो स्प्रेड कहलाता है, और ये इसी स्प्रेड का फ़ायदा उठाते हैं और इसी से प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। तो दीज पार्टिसिपेंट्स एम टू गेन फ्रॉम मिस प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या मार्केट मिस्टेक्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स की या सिक्योरिटीज़ की जो गलत प्राइसिंग हो गई है अलग अलग मार्केट में, उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह के पर्सन को आर्बिट्रेजर कहते हैं। और मोदिग्लानी मिलर ने आर्बिट्रेजर को क्यों कहा, और आर्बिट्रेजर को ये भी क्यों कहा गया कि आर्बिट्रेजर ही ऐसे लोग हैं जो दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक जगह से बाय करेंगे एक जगह सेल करेंगे। जैसे दो जगह गलत प्राइस हो गई दो मार्केट में, एक मार्केट में ज़्यादा एक मार्केट में कम प्राइस हो गई, तो ये क्या करेंगे, एक जगह से परचेज़ एक जगह सेल, एक जगह से परचेज़ एक जगह से सेल। वो इतना करेंगे कि अपने आप मार्केट की प्राइसेस इक्वल हो जाएंगी। मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे मार्केट ए में प्राइस बहुत ज़्यादा है और मार्केट बी में प्राइस उसी सिक्योरिटी की कम है, तो ये क्या करेंगे, कम वाले मार्केट से परचेज़ करना शुरू करेंगे और बार बार परचेज़ करेंगे, और जो मार्केट ए है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखी गई हैं वहाँ पे बार बार सेल करेंगे। तो मार्केट ए में क्या सिचुएशन बन रही है, इतना ज़्यादा ये सेल करेंगे कि सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगे, तो ये जो बढ़ा हुआ था प्राइस वो अपने आप मिनिमम आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। और इधर मार्केट बी जहाँ प्राइस कम लगी थी जिससे वो बार बार परचेज़ कर रहे थे, तो जब यहाँ से वो बार बार परचेज़ करेंगे तो इतना डिमांड क्रिएट कर देंगे कि अपने आप प्राइस बढ़ जाती है, और यहाँ की प्राइस
और वहाँ की प्राइस डाउन हो गई और दोनों क्या आ गए, सेम पोजीशन पे आ गए। तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, एक इक्वल पोजीशन ला के खड़ा कर देते हैं, राइट। तो आर्बिट्रेजर सिर्फ गेन कमाने के लिए हैं, वो लॉस में आते ही नहीं, उन्हें कभी भी लॉस नहीं होता है, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि XYZ लिमिटेड है, ठीक है, उनके जो शेयर्स, उनके जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट ए और मार्केट बी दोनों जगह लिस्टेड है। मार्केट ए में भी वो लिस्टेड है और मार्केट बी में। अब मैं कहने को कह सकती हूँ कि एक BSE में लिस्टेड है और एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो एक ही सिक्योरिटी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस यहाँ पे आपके स्टॉक मार्केट में भी, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, BSE NSE में लिस्टेड है, और वहाँ पे आप वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। तो यही बात कह रहे हैं कि एक ही सिक्योरिटीज़ दो अलग अलग मार्केट में लिस्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, द प्राइस ऑफ XYZ इन मार्केट ए इज़ $17। तो XYZ का जो सिक्योरिटी है उसकी मार्केट ए में जो प्राइस चल रही है वो $17 से चल रही है। वही मार्केट बी, जैसे मैंने कहा ना कि रिलायंस का यहाँ के मार्केट में कितना है, $17, और रिलायंस का वहाँ के मार्केट में कितना हो गया, $20, राइट। मतलब सेम प्राइस में आप सेम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, एक जगह 17 है, एक जगह 20 है। तो अब मिस्टर ए जो कि आर्बिट्रेजर है वो क्या करेंगे, वो जहाँ पे कम प्राइस है मार्केट ए, वहाँ से वो क्या करेंगे, 100 सिक्योरिटीज़ XYZ की बाय कर लेंगे, राइट। और साइमल्टेनियसली तुरंत वहाँ पे क्या कर देंगे, मार्केट बी में तुरंत क्या कर देंगे, उसको 100 सिक्योरिटीज़ को सेल करने का ऑप्शन रख देंगे, कितने पे, 20 पे। तो यहाँ से उसने 1700 में परचेज़ किया और वहाँ उन्होंने ₹20 पर शेयर्स, मतलब 2000 में उन्होंने सेल कर दिया और 300 का प्रॉफिट कमा लिया। अब 300 में उन्होंने ट्रांजैक्शन फ़ीस दी थी, क्योंकि उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, $50 ट्रांजैक्शन फ़ीस दे दी, तो भी $250 का उन्होंने अर्निंग कर लिया, राइट। तो यहाँ तो उनका कोई लॉस ही नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मिसलीडिंग प्राइसेस है उसका बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने अर्निंग कर ली, उन्होंने गेन कमा लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेजर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स होते हैं, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आर्बिट्रेजर्स कैसे प्राइसेस को इक्वल कर देते हैं, वो भी यही तरीका होता है। डिमांड और सप्लाई, इतनी डिमांड करेंगे कि प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, इतनी सप्लाई कर देंगे कि प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगे, और इस हिसाब से क्या हो जाता है, जो मिसलीडिंग प्राइसेस की तो वो एक साइमल्टेनियस या इक्वल प्राइस में आ जाती है। तो आर्बिट्रेजर क्या होते हैं, रिस्क लेते ही नहीं हैं। स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, रिस्क लवर होते हैं। और हेजर क्या होते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं, है ना, रिस्क से बचने के लिए वो इस डेरिवेटिव इस मार्केट में आते हैं। हेजर्स क्या होते हैं, वो कोई ना कोई उनका अपना बिजनेस होता है, मतलब वो या तो प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर, उनका कुछ है, उनका खुद का बिजनेस है, इसलिए वो रिस्क से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस मार्केट में आते हैं। जबकि स्पेकुलेटर क्या होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। और आर्बिट्रेजर तो क्लियर कट गेन कमाने चाहते हैं, उनका कुछ भी नहीं है, और वो लेना देना एक्चुअल मोड में होता भी नहीं। वो एक सिक्योरिटीज़ में दिखाते हैं परचेज, दूसरी साइड दिखाते हैं सेल, वहाँ से आया यहाँ पे गया, ऑफसेट हो जाता है। तो ये होते हैं आर्बिट्रेजर। आई होप आपको तीनों क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो गवर्न होता है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और RBI के थ्रू, राइट। अब ये सब जो वर्क किए जाते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक्ट होता है जो उन्हें एम्पावर करता है इन चीज़ों को करने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको रेगुलेशंस है उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो जो की लेजिस्लेशन है जिनके अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेरिवेटिव मार्केट वर्क करता है, वो हमारी आ जाती हैं SCRA, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसके अलावा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और हमारी फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये सारे वो एक्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट कैसे रहे, बहुत अच्छे से वेल रेगुलेटेड रहे और अच्छे से अपना वर्क कर सके, राइट। इसके अलावा भी देखिए, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका NSE है, BSE है ना, इनका अपना भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट्स पे अप्लाई हो जाते हैं। वो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उन पे अप्लाई हो जाते हैं। जो डिपॉजिटरीज एक्ट होते हैं वो सब भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं वो भी अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कई चीज़ें हैं जो एक डेरिवेटिव मार्केट को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, अच्छे से रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पर जो की रोल परफॉर्म करता है, जो मतलब मेन है ना, वो यही है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू पूरा मार्केट आपका गवर्न होता है। क्योंकि अगर मैं डिपॉजिटरीज की बात करूं या मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BSE NSE इनकी बात करूं, तो इन्हें भी सेबी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए जो हमारे की रेगुलेटर है वो कौन है, सेबी हैं, RBI हैं, ठीक है, विद देयर लेजिस्लेशंस। क्लियर हो गया।
ये डेरिवेटिव मार्केट जो है, हमारा इंडिया का जो डेरिवेटिव मार्केट है, वो वेल रेगुलेटेड है, जिससे ये चीज़ हो सके कि जो भी ट्रेडिंग हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हित है वो प्रोटेक्टेड रहें, और साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही डेरिवेटिव मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है, मतलब मार्केट एफिशिएंसी बढ़े, ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें ध्यान में दी जाती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ के बारे में, जैसे जिनका अभी हमने बात किया था ना, उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की। तो देखिए, सेबी जो होता है हमारा प्रिंसिपल रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ जो मार्केट है आपका डेरिवेटिव का, उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और सेबी को ये पावर मिलती है कहाँ से, सेबी एक्ट से 1992 से। क्लियर है। इवन सेबी जो भी आपके एक्सचेंज में ट्रेडिंग होते हैं, सभी ट्रेडिंग के लिए, सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग के लिए सेबी ही एम्पावर्ड है रेगुलेट करने के लिए, राइट। डेरिवेटिव मार्केट को भी सेबी प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है, और ये पावर उनको उनके एक्ट के थ्रू मिलती है। ठीक है, सेबी क्या देखता है, सेबी देखते हैं कि जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके जो नॉर्म्स हैं और जो सेबी के अपने नॉर्म्स है डेरिवेटिव के रिगार्डिंग, है ना, जो उनके खुद के रेगुलेशन है डेरिवेटिव रिगार्डिंग, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट, उनको क्या करता है, प्रॉपरली ट्रेड कराता है, क्लियरिंग कराता है, उनकी सेटलमेंट करता है। ये सारे वर्क जो है सेबी देखता है। क्लियर है, कहने का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, है ना, जैसे आपको पता है ना कि डेरिवेटिव्स कई तरीके से होते हैं, फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर हो गया, इसके अलावा ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उनको सेबी क्या करता है, अच्छे से ट्रेड, क्लियरिंग, सेटलमेंट का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर अब जैसे मैंने कहा ना एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कौन होते हैं, हमारे फ्यूचर हो गए, ऑप्शंस हो गए, ये सारे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब अंडरलाइंग एसेट्स जो होती है वो इक्विटी हो सकती है, इंडिसेस होते हैं, कोई कमोडिटीज हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो इनसे जो डेरिवेटिव्स अराइज होते हैं, वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वो सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, और इनकी पूरी ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट का काम जो है वो कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। इसके अलावा सेबी अप्रूव करती है कोई नया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्कुलर इशू करना है, वो भी सेबी ही करती है। वो प्रिस्क्राइब करती है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी रहेगी, इसके अलावा फ्रॉड, मैनिपुलेशंस या इनसाइडर ट्रेडिंग जो भी है, उस सब चीज़ को वो प्रिवेंट करती है। तो इस तरीके से सेबी क्या करती है, डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है वो है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक्ट है, क्योंकि यही वो एक्ट है ना जिसने सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स को एक लीगल बेसिस प्रोवाइड किया, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव। सो मैं ये कहूँ कि एससीआरए जो है आपका, वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का लीगल बैकबोन है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे लीगैलिटी जो है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को जो लीगैलिटी प्रोवाइड करना था वो किसने दिया, एससीआरए ने दिया। कैसे दिया, क्योंकि इन्होंने एससीआरए ने 1999 में डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। ठीक है, वैसे डेरिवेटिव है, पर सिक्योरिटीज़ के नॉर्म्स अलग होते हैं, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, सिक्योरिटीज़ एक वाइड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो 1999 में उन्होंने डेरिवेटिव को भी क्या मान लिया, सिक्योरिटीज़। तो इसीलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का सबसे बड़ा हाथ है, और यही वो पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। ठीक है, ये जो एससीआर है वो अलाउ करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, अब सिक्योरिटीज़ मतलब डेरिवेटिव भी इंक्लूड है इसमें, तो जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड हों, है ना, ऐसे उनका, जैसे कहते हैं ना कि इलीगल वे में ट्रेडिंग नहीं की जाए, तो उनको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने की जो परमिशन है वो कौन दे रहा है, एससीआरए करता है। क्यों, क्योंकि एससीआरए कहता है कि सिक्योरिटीज़ रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, और नाउ डेरिवेटिव भी सिक्योरिटीज़ है, इसलिए वो भी रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो बीएससी एनएससी में इसको ट्रेडिंग की पावर एससीआरए के थ्रू ही मिली है। तो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो इलीगल वे में की जाए उसको रोकता है। इसके साथ ही ये इंश्योर करता है कि डेरिवेटिव की ट्रेडिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड मैनर में किया जाए। क्लियर है, तो ये सब चीज़ जो है एससीआरए के थ्रू आता है, और भी बहुत सारे जो भी सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव के रिगार्डिंग प्रोविजंस मेंशंस होते हैं वो एससीआरए में मेंशन है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, डेरिवेटिव के जो भी बायलॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं ना, तो उसके लिए सेबी ने ना बहुत सारी कमिटी फ्रेम की थी,
राइट, क्योंकि बिना कमिटी के, बिना किसी की रिकमेंडेशन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाना तो ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कमिटीज़ फ्रेम की थी जिनके बेसिस पे ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए थे। अब जैसे इन कमिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो जैसे एलसी गुप्ता की कमिटी है, तो एलसी गुप्ता ने बहुत सारी रिकमेंडेशन सेबीज को प्रोवाइड की थी और सेबी ने उन्हें अप्रूव किया, जिनके बेसिस पे ये रेगुलेशंस फ्रेम हो पाए थे, ठीक है। तो ऐसे जेबी वर्मा कमिटी है, वो उनकी रिपोर्ट आई, वो बल्कि आपकी जो सेबी है ना, उनके चेयरमैन रह चुके थे, ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने चीज़ें अपनी सबमिट करी, इवेलुएशन वगैरह, रिपोर्ट कैसे वोलेटिलिटी वगैरह को एस्टिमेट किया जाएगा, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की, इंडेक्सिंग वगैरह के बारे में। तो उन सबको ध्यान में रखते ही पूरे बायलॉज फ्रेम हुए हैं। तो ये सारी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिन्होंने डेरिवेटिव के रिगार्डिंग कि डेरिवेटिव को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। तो इनकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए अगर बात कह दूं, तो यही कमेटी है, जैसे जिनकी मैं एलसी गुप्ता की कमेटी की बात कर रही हूँ, डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी, तो यही वो कमेटी है जिन्होंने कहा कि भाई ये रिक्वायर्ड है कि हमारे यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव हो, इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव हो, करेंसी डेरिवेटिव हो, हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और उनकी वजह से ही आज आप इक्विटी डेरिवेटिव देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव देख रहे हैं, करेंसी डेरिवेटिव देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनकी वजह से, ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या दिए थे, अपनी सजेशंस या रिकमेंडेशंस दी थी। बात क्लियर हो गई। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे सेबी की बात मैंने कर ली और एससीआरए की बात कर ली। अब हमारी इंपॉर्टेंट जो दूसरी है वो है हमारी आरबीआई, ठीक है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप जानते हैं कि बैंकिंग है, ठीक है, ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, ये बैंकों की हेड है, ये तो आप जानते ही हैं। पर आरबीआई इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन डेरिवेटिव को रेगुलेट करे जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, या इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डेरिवेटिव हो, या क्रेडिट से रिलेटेड डेरिवेटिव हो, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। और आरबीआई की वो पावर कहाँ से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से मिलती है। और जो फेमा है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वो उनको क्या करती है, इंटरनेशनल क्रॉस कंट्रीज जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको सही तरीके से रेगुलेट करने की पावर दे देती है, ठीक है। सो बेसिकली आरबीआई क्या देखता है? आरबीआई देखता है ओवर द काउंटर मार्केट्स को और फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करता है। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फेमा मेंशन कर देती है, ठीक है। सो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अच्छा, ओटीसी की अगर हम बात करते हैं, तो ओटीसी बेसिकली गवर्न करता है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्राइवेट डेरिवेटिव्स जो फ्रेम हो रहे होते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ के थ्रू फ्रेम हो रहे होते हैं, वो सारे हमारे कहाँ चले जाते हैं? ओटीसी कहलाते हैं। तो बेसिकली ये करेंसी और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ये हेज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया रहेगी कि इस तरह के जो ओटीसी हैं, मतलब ओवर द काउंटर होते हैं, वो आरबीआई देखती है। जैसे आपका स्वैप हो गया है ना, फॉरवर्ड हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब ओवर द काउंटर्स होते हैं। तो बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपकी कौन डील कर रहा होता है? आपका आरबीआई डील कर रहा होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी, पर मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ये जितने भी एक्ट्स हैं ना, वो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। जैसे मैं एससीआरए एक्ट की बात करूँ, तो फिनांस एक्ट 2021 के थ्रू इसमें काफ़ी चीज़ें अमेंडमेंट की गई, ठीक है। मार्केट नीड के हिसाब से चीज़ों को इवॉल्व किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी ना इस चीज़ पर डिस्कशन चली रही है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो बहुत सारे ये हमारे सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग एक्ट्स हैं, जैसे एससीआरए हो गया, एससीबी एक्ट हो गया, या डिपॉजिटरीज एक्ट हो गए, इन सब को मर्ज कर दिया जाए और एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड फ्रेम किया जाए। इस पर बात चली रही है, क्योंकि अलग अलग एक्ट में अलग अलग चीज़ें मेंशन हो, सबको रिफर करना इज नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।